जब सलमा छोटा था, उसके पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए थे, इसीलिए उसे अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना पड़ा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक दूसरे पर डिपेंड करके ही जीते थे। लेकिन जिंदगी का एक सच है, बर्थ, एजिंग, सिकनेस और डेथ, इस साइकिल से कोई भी बच नहीं सकता। कुछ टाइम बाद सलमा के ग्रैंडफादर भी गुजर गए और इस दुनिया में उसे बिल्कुल अकेला छोड़ गए। मरने से पहले उन्होंने सलमा से कहा था कि वो अपना एक फैमिली स्टार्ट करे, तब जाके उसे फील होगा कि आखिरी पलों में भी उसने एक ब्यूटीफुल लाइफ जी थी। ये बात जैसे उनके ग्रैंडफादर की लास्ट विश बन गई थी। अब उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों एक साथ हो चुके थे और पीछे रह गया था सिर्फ अकेला सलमा। दूसरी तरफ एक अलग दुनिया में एल्फ्रेडन नाम का एक किंगडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। वहां के लीडर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करें। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया जिसका किसी ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था। उन्होंने हाई लेवल मैजिक का यूज करके एक हीरो को समन करने का डिसीजन लिया ताकि वो उनकी मदद कर सके। किसी को पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कुछ लोग इस आइडिया को लेकर एक्साइटेड थे, लेकिन जो इंसान समन होने वाला था वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं करता। दूसरी दुनिया में कंट्री के मैजिशियंस ने हीरो समनिंग रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू किया। कैसल के अंदर से रोशनी की तेज बीम्स निकलकर सीधा डार्क स्काई की तरफ शूट होने लगी। उस रिचुअल से इतनी ट्रिमेंडस पावर रिलीज हो रही थी कि पूरा रीजन कांप उठा। उसी वक्त सलमा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट बनने का एग्जाम देने वाला था। वो नॉर्मली बुक्स वापस रख रहा था, तभी अचानक कुछ अजीब होने लगा। एक स्पेल अचानक सलमा के पैरों के नीचे अपीयर हो गया और उसे खींचकर सीधा एक दूसरी दुनिया में ले गया। ये सब एल्फ्रेडन के मैजिशियंस की वजह से हुआ था, जिन्होंने उसे अपनी दुनिया में एक हीरो बनने के लिए समन किया था। सलमा आसमान से फ्रीली गिरता हुआ नीचे आया। लकीली वो बिल्कुल सेफ उसी जगह पर लैंड हो गया जहां मैजिशियंस रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। वहां खड़े मैजिशियंस अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वो लोग उतने ही कंफ्यूज थे जितना सलमा था, जो एक नॉर्मल इंसान से सीधा हीरो बनकर यहां आ गया था। उसके बाद तुरंत सलमा को किंगडम के किंग और क्वीन के सामने ले जाया गया। लेकिन सलमा काफी इरिटेटेड दिख रहा था, क्योंकि उसे बिना किसी वार्निंग के यहां बुला लिया गया था। किंग भी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, क्योंकि वो अपने देश की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और उन्हें एक आउटसाइडर पर डिपेंड करना पड़ रहा था। सलमा को भी रियलाइज हुआ कि उसका एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया है, इसीलिए उसने कहा कि पहले उसे यहाँ की करंट सिचुएशन क्लियरली समझाई जाए, उसके बाद ही वो अपना फाइनल रिएक्शन देगा। किंग ने एक्सप्लेन किया कि इस दुनिया में पहले कई रेसेस मिलजुल कर शांति से रहती थीं, लेकिन लगभग 10 साल पहले नॉर्थ साइड से डीमन लॉर्ड की आर्मी अचानक अपीयर हो गई। नॉर्दर्न एंड पर डीमन रियल्म नाम का एक स्पेस खुल गया, जहां से काउंटलेस मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। इस वजह से पूरी दुनिया टेरिफाइंग कियोस में चली गई। ग्रैंड कियोस एम्पायर, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और पावरफुल टेरिटरी माना जाता था, इस प्रॉब्लम का सेंटर बन गया। सब कंट्रीज ने मिलकर अलायंस बनाया ताकि इस डेंजर का सामना कर सकें। लेकिन सिचुएशन उतनी इजी नहीं थी। ये मॉन्स्टर्स बहुत इंटेलिजेंट और पावरफुल थे और इन्हें डिफीट करना काफी मुश्किल था। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के 1/3 टेरिटरी पर कब्जा कर लिया, जिससे सभी कंट्रीज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। डीमन लॉर्ड की आर्मी ने नॉर्दर्न कंट्रीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और उन जगहों को अपना टेरिटरी बना लिया। वेस्ट साइड का ग्रैंड कियोस एम्पायर ही आगे आकर सब कंट्रीज को लीड कर रहा था, लेकिन एल्फ्रेडन किंगडम ने दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर लड़ने से मना कर दिया। इस वजह से ग्रैंड कियोस एम्पायर ने डिमांड किया कि एल्फ्रेडन उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे, क्योंकि ये वॉर पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ी जा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि एल्फ्रेडन इस वक्त खुद एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में था और वो एड मनी देने के लायक ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी दूसरी दुनिया से एक हीरो को समन करके इस मुश्किल से बाहर निकला जाए। ये सब सुनकर सलमा काफी अपसेट हो गया, क्योंकि उसे लगा जैसे उसे उन लोगों के कर्ज चुकाने के लिए कोलैटरल बना दिया गया हो, जिन्हें वो जानता तक नहीं। उसने पूछा कि अगर वो एम्पायर के हाथ लग गया तो उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सलमा बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ लोग एक्चुअली हीरो को कैसे डिफाइन करते हैं। तभी एक इंसान खड़े होकर बोला कि हीरो उसे कहते हैं जो पूरे एरा की डायरेक्शन को बदल दे। लेकिन इस डेफिनेशन पर ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ये काफी वेग और अनसर्टन लग रही थी। अब सलमा का फ्यूचर पूरी तरह एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां कुछ भी क्लियर नहीं था। अपनी पुरानी दुनिया के प्लान के हिसाब से सलमा सोचता था कि वो एक लोकल ऑफिशियल बनेगा और फिर एक पीसफुल रिलैक्स्ड लाइफ एंजॉय करेगा। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो अचानक एक ऐसी दुनिया में आ गिरा जहां लोग गरीब थे और हालत काफी खराब थी। थोड़ा टाइम सोचने के बाद एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट वाले दिमाग का यूज करके उसने एक सॉलिड ओपिनियन बनाया और देश के लिए काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्रपोज की। सलमा ने कहा कि एल्फ्रेडन को इतना स्ट्रांग बनना होगा कि वो एम्पायर पर डिपेंड ना रहे। उसने एक प्लान दिया,
वेल्दी नेशन, स्ट्रॉन्ग आर्मी। मतलब पहले अपनी पावर और रिसोर्सेज को इतना ग्रो करो कि तुम खुद अपना डिफेंस कर सको। शुरू में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल हो भी सकती है। ये आइडिया काफी मैक्रो लेवल का लग रहा था, लेकिन सलमा ने हीरो के टाइटल के साथ खुद आगे बढ़कर मदद करने का डिसीजन लिया। इसके तुरंत बाद किंग और ऑफिशियल्स ने देश की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और रिकॉर्ड्स सलमा के सामने रख दिए और लगातार 3 दिन से ज्यादा मीटिंग्स चलने के बाद अचानक एक शॉकिंग डिसीजन लिया गया। किंग ने अपनी थ्रोन छोड़ दी और सीधा सलमा को राजा बना दिया। नया बना हुआ किंग मतलब सलमा लेट नाइट काम करते करते काफी टायर्ड दिख रहा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से ढंग से सोया ही ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, किंग ने अपनी इकलौती बेटी प्रिंसेस लीसिया की शादी भी सलमा से फिक्स कर दी। जैसे ही सलमा के किंग बनने की खबर फैली, पूरे किंगडम में हलचल मच गई। एल्फ्रेडन की आर्मी को कमांड करने वाले 3 मार्किसेस भी ये न्यूज सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए। सब हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा डिसीजन नहीं देखा था। प्रिंसेस लीसिया, जो उस वक्त दूर काम कर रही थी, तुरंत घोड़े पर बैठकर कैपिटल की तरफ निकल पड़ी क्योंकि उसे डर था कि कहीं सलमा ने उसके पेरेंट्स का पावर छीन न लिया हो। लेकिन जब वो वापस आई तो सीन बिल्कुल अलग था। पुराने किंग और क्वीन तो आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जैसे दुनिया की सारी टेंशन्स उनसे दूर हो चुकी हो। उधर प्रिंसेस लीसिया काफी अपसेट थी और डर रही थी कि कहीं देश किसी गलत इंसान के हाथ न चला जाए। तब किंग ने उसे समझाया कि उन्होंने सलमा का टैलेंट देखकर ही थ्रोन छोड़ी है। लीसिया ने मान लिया कि देश के लिए ये डिसीजन सही हो सकता है, लेकिन शादी का एंगेजमेंट उसके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। इसके बाद प्रिंसेस लीसिया ने सीधा सलमा से मिलने का फैसला किया ताकि वो समझ सके कि असल में ये इंसान कैसा है। रास्ते भर वो सोचती रही कि शायद सलमा एक यूजलेस टाइप का बंदा होगा, लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर हुई, उसने देखा कि सलमा पेपर वर्क के एक पूरे पहाड़ के बीच बैठा हुआ है, थका हारा सा, आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स के साथ। सलमा ने सीधा पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो? जब लीसिया ने प्रूव कर दिया कि वो प्रॉपर एजुकेशन रखती है और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब परफेक्टली कर लेती है, तो सलमा ने तुरंत उसे अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दे दिया। लीसिया थोड़ी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि वो एक प्रेस्टिजियस प्रिंसेस है, उसे ये सब काम क्यों करना चाहिए। लेकिन सलमा के दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी, एक और नया लेबर सोर्स मिल गया। तब लीसिया ने प्राउड होकर बताया कि वो इस किंगडम की फॉर्मर प्रिंसेस है और ड्यूक कमाई की आर्मी के अंडर काम करती है। लीसिया असल में लोकल एरिया में पेट्रोल ड्यूटी के लिए जा रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी घर वापस आ गई थी। सलमा ने भी बताया कि वो खुद हैरान था जब उसे अचानक किंग बना दिया गया। शादी के इशू पर सलमा ने साफ कह दिया कि अगर लीसिया को एंगेजमेंट पसंद नहीं तो वो आराम से इसे कैंसिल कर सकती है। इसके बाद पता चलता है कि सलमा ने किंगडम के कुछ जूल्स बेच दिए थे ताकि देश को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए पैसा मिल सके। उसका मानना था कि जब देश के लोग भूखे मर रहे हो तब महंगे जूल्स रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इस नई दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग मॉन्स्टर्स की कुछ स्पीशीज का यूज करते हैं और भले ही यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप्ड ना हो, लेकिन मैजिक काफी एडवांस लेवल पर है। सलमा को पता चलता है कि जो भी हीरो दूसरी दुनिया से आते हैं उनके अंदर कोई ना कोई स्पेशल मैजिक जरूर होता है। इसलिए एल्फ्रेडन के मैजिशियंस सलमा को उसकी मैजिक पावर चेक करने लेकर गए। जैसे ही वो सलमा के रूम में पहुंचे, लीसिया ने देखा कि सब लोग वहां काफी बिजी होकर काम कर रहे हैं। सलमा ने बताया कि उसके पास एक खास एबिलिटी है, पपेट कंट्रोल मैजिक। इस पावर से वो अपनी कॉन्शियसनेस को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करके उसे कंट्रोल कर सकता है। इसी एबिलिटी का यूज करके सलमा एक साथ कई पेन्स को कंट्रोल कर रहा था ताकि एक ही वक्त पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लिखे जा सके। शायद ये पावर ज्यादा फ्लैशी ना हो, लेकिन काम के मामले में काफी यूजफुल थी। इस मैजिक की वजह से सलमा एक साथ बहुत सारे टास्क्स स्मूथली हैंडल कर पा रहा था। वहां लोग रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे कि कौन से पैसे गलत जगह पर यूज हो रहे हैं, कौन प्लान से ज्यादा खर्चा कर रहा है और कौन से ऑफिशियल्स पब्लिक फंड्स का मिसयूज कर रहे हैं। जो भी करप्ट ऑफिसर पकड़ा जाता उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। धीरे धीरे प्राउड प्रिंसेस लीसिया भी सलमा की मदद करने लगी। सलमा ने करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी। जितने भी करप्ट ऑफिसर्स पकड़े जाएंगे उनकी सारी इलीगल प्रॉपर्टी सीज करके देश के डेवलपमेंट के लिए यूज की जाएगी। एक पूरा दिन पेपर वर्क में सलमा की हेल्प करते करते लीसिया बिना रियलाइज किए सोफा पर ही सो गई। तब सलमा ने मौका देखकर अपनी फियांसे को थोड़ा पास से देखने का सोचा, लेकिन अचानक लीसिया की आंख खुल गई और जब उसने सलमा को अपने बिल्कुल पास खड़ा देखा तो वो काफी एम्बैरेस्ड फील करने लगी। सलमा की आंखों को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसने पिछली रात सिर्फ लेजर्स, पेपर वर्क और हजारों टास्क के बीच ही गुजारी है। थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन भी था। सलमा ने लीसिया से कहा कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। फिर दोनों सुबह होते ही घोड़ों पर सवार हो गए। रास्ते भर दोनों के बीच काफी बातें होती रहीं,
लीसिया ने क्यूरियोसिटी के साथ सलमा से पूछा कि क्या उसकी पुरानी दुनिया में कोई फैमिली या लवर था। सलमा थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला कि उस दुनिया में अब सिर्फ वो ही अकेला बचा था। सलमा प्रिंसेस को एक ऐसे फील्ड में ले गया जो काफी टाइम से बेकार पड़ा था और स्टेट बजट का बड़ा हिस्सा खा रहा था। वो कॉटन फील्ड थी। वहां पहुंचकर सलमा ने सीरियस टोन में लीसिया को समझाया कि फ्यूचर में देश को किस डायरेक्शन में डेवलप करना चाहिए और कौन से मेथड्स यूज करने होंगे। उसने लीसिया को बताया कि अगर कभी वो यहाँ ना रहा तो देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आएगी। लीसिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई जब उसने देखा कि सलमा जैसा किंग सीधा सोल्जर्स के कैंटीन में जाकर ब्रेकफास्ट कर रहा है। सलमा ने समझाया कि वो सिर्फ इसलिए यहाँ खाना खा रहा है ताकि अननेसेसरी खर्च और लग्जरी से बचा जा सके। दोनों आराम से बैठकर बातें कर ही रहे थे कि नाइट्स के कैप्टन लॉर्विन वहां आ गए और उनके साथ खाना खाने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने सलमा की नई पॉलिसीज में काफी इंटरेस्ट दिखाया जो देश को बदलने के लिए बनाई जा रही थी। लेकिन सलमा के चेहरे पर अब भी टेंशन थी क्योंकि पैलेस के अंदर टैलेंटेड लोगों की काफी कमी थी। बस एक एक्सेप्शन था, प्राइम मिनिस्टर मार्क। सलमा को पता चला कि किंगडम ऑफ एल्फ्रेडन के पास एक ऐसा डिवाइस है जो पूरे देश में इमेजेस ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ये सुनकर सलमा के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया, टैलेंट को कैपिटल बुलाने का। उसी वक्त सलमा ने ब्रॉडकास्ट डिवाइस का यूज करके पूरे देश के लिए एक अनाउंसमेंट की। उसने लोगों को इंस्पायर करते हुए कहा कि वो कैपिटल आए और टैलेंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। जो भी अपने फील्ड में बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे सीधा पैलेस में ऑफिशियल के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके पावरफुल और मोटिवेटिंग वर्ड सुनकर लोग काफी एक्साइटेड हो गए। सबको लग रहा था कि अब उन्हें एक नया मौका मिल रहा है। ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही साफ दिख रहा था कि सलमा का प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उसके चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल थी, लेकिन लीसिया के मन में एक अलग ही टेंशन चल रही थी। उसे डर था कि कहीं एल्फ्रेडन को रिवाइव करने के बाद सलमा अपनी पुरानी दुनिया में वापस न चला जाए। इसलिए उसने सोचा कि सलमा से शादी करके उसे इसी दुनिया में रोकना ही सही होगा। टैलेंट कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट्स को पैलेस में सलमा से मिलने के लिए बुलाया गया। ये पूरा इवेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था ताकि पूरा किंगडम इसे देख सके। जब कंटेस्टेंट सलमा के सामने आए तो सबने रिस्पेक्ट में घुटने टेक दिए, बस एक को छोड़कर, डार्क एल्फ वॉरियर आयशा। उसने इसलिए घुटने नहीं टेके क्योंकि डार्क एल्फ ट्राइब के कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ अपने मास्टर के सामने ही झुकते हैं। मार्क ने बताया कि आयशा पूरे किंगडम ऑफ एल्फ्रेडन की सबसे पावरफुल वॉरियर है, लेकिन आयशा को प्राइज मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ सलमा से एक मदद चाहती थी। उसने बताया कि गार्डियन फॉरेस्ट, जहां डार्क एल्फ ट्राइब रहती है, वहां कई सालों से नए सैपलिंग्स ग्रो ही नहीं हो रहे। ये सुनकर सलमा को तुरंत समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। उसने एक्सप्लेन किया कि फॉरेस्ट के बड़े ट्रीज की प्रूनिंग जरूरी होती है ताकि नीचे के छोटे पौधों को लाइट मिल सके और वो डेवलप हो सके। सलमा की बात सुनकर आयशा काफी इंप्रेस हो गई और उसने तुरंत उसके सामने घुटने टेक दिए। उसने कसम खाई कि वो सलमा की कॉन्क्यूबाइन बनेगी और रिक्वेस्ट की कि सलमा गार्डियन फॉरेस्ट आकर उन्हें सही तरह से प्रूनिंग करना सिखाए। इसके बाद अगला कंटेस्टेंट सामने आया, एक खूबसूरत फीमेल सिंगर जिसका नाम था यूना। जैसे ही सलमा उसकी तरफ थोड़ा फैसिनेटेड सा हुआ, लीसिया को हल्का सा जेलसी फील होने लगा। सलमा ने यूना को सजेस्ट किया कि वो एक ऐसा सॉन्ग गाए जो पूरे किंगडम के लोगों को मोटिवेट कर सके। उसने चाहा कि यूना उसकी पुरानी दुनिया का एक गाना ट्राई करे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यूना को उसके लिरिक्स बिल्कुल नहीं आते थे। लकीली सलमा अपनी पुरानी दुनिया से अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स अपने साथ ले आया था। उसने यूना को एयरपॉड्स दिए और अपनी होमलैंड का म्यूजिक सुनाया। जैसे ही यूना ने गाना शुरू किया, पूरे किंगडम के लोग उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गए। उसकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल थी कि सबको मानना पड़ा कि उसका टैलेंट सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उधर वेस्टर्न साइड में किंगडम ऑफ एमेडोनिया की प्रिंसेस जोरोवा ने भी सलमा के टैलेंट रिक्रूटमेंट कॉन्टेस्ट के बारे में सुन लिया था। उसने भी मान लिया था कि सलमा एक काफी इंटेलिजेंट और केपेबल किंग है, भले ही वो नया रूलर बना हो। उस वक्त प्रिंसेस जोरोवा की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, इस नए और टैलेंटेड किंग सलमा का। अगला कंटेस्टेंट इंटरव्यू के लिए आगे आया, एक थोड़ा क्लमजी सा मोटा सा लड़का जिसका नाम पांचो था। सलमा से मिलने के लिए स्टेज पर चढ़ रहा था, लेकिन अचानक पैर फिसलने की वजह से मुंह के बल गिर गया। पांचो असल में एक फूड रिव्यू गॉड था, जिसने पूरे किंगडम की लगभग हर टेस्टी डिश को ट्राई किया हुआ था। ये सुनकर सलमा काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे इस दुनिया के क्विजीन के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। और जब सलमा ने पांचो को पैलेस में ऑफिशियल पोजीशन देने का अनाउंस किया, तो वो इमोशनल होकर रोने लग गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ खाने का रिव्यू करना एक दिन उसे ऑफिशियल बना देगा। ये नया किंग लोगों के बीच काफी पॉपुलर होता जा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी था, क्विक विटेड भी, और लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना भी अच्छे से जानता था। धीरे धीरे लोग पैलेस आने लगे ताकि वो अपने टैलेंट से देश की मदद कर सकें। पांचो को रिवॉर्ड देने के बाद एक और आदमी आगे आया जिसका नाम था हकूसा। हकूसा अपनी शार्प मेमोरी और एक्सट्रीमली डीप नॉलेज के लिए जाना जाता था। सलमा ने उससे पूछा कि उसे किस टाइप की बुक्स पसंद है और वो ज्यादा क्या पढ़ता है।
हकूसा ने जवाब दिया, लिटरेचर। उसने कहा कि नई और अननोन नॉलेज को ढूंढना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस है। सलमा ने सजेशन दिया कि क्या वो कैसल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बनना चाहेगा, लेकिन हकूसा ने पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि वो अपना टैलेंट सलमा को वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूलर बनाने में लगाना चाहता है। हकूसा का कॉन्फिडेंट एटीट्यूड देखकर और पांचों के साथ सलमा का बिहेवियर देखकर उसे समझ आ गया था कि ये किंग आम लोगों से बिल्कुल अलग है। दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल ऑफ विट्स हुई और आखिर में सलमा ने हकूसा को वही पोजीशन दे दी जो वो चाहता था। इस तरह सलमा ने एक रेयर टैलेंट को अपना मिलिट्री एडवाइजर बना दिया। हकूसा की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज की वजह से लोग उसे ब्लैक प्राइम मिनिस्टर के नाम से बुलाने लगे। अब किंगडम धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। इसके बाद लास्ट कंटेस्टेंट आई, एक छोटी सी बीस्ट मैन लड़की जिसका नाम टोमो था। टोमो के पास एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट था, वो एनिमल्स से बात कर सकती थी। सब लोग उसके टैलेंट को लेकर बातें कर ही रहे थे कि टोमो को सलमा के साथ प्राइवेट मीटिंग का मौका दिया गया, और जो बात उसने सलमा को बताई उसे सुनकर सलमा बिल्कुल शॉक्ड रह गया। इस दुनिया में एल्फ से लेकर बीस्ट फोक तक सबको ह्यूमंस की ही एक स्पीशीज माना जाता है, लेकिन डीमन ट्राइब को अलग स्पीशीज माना जाता है, चाहे उनमें से कुछ का ह्यूमन जैसा फॉर्म भी हो। जो स्लाइमी जेनली जैसे क्रीचर्स थे जो सलमा को प्योर मॉन्स्टर्स लगते थे, यहाँ के लोग उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रखते थे। सलमा के हिसाब से मॉन्स्टर्स वो क्रीचर्स थे जो देखने में लगभग सेम होते थे और जिनके पास रियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी। डीमन ट्राइब के लोग नॉर्मली ह्यूमन लैंग्वेज बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन टोमो ने एक बहुत बड़ी बात रिवील की। सलमा ने अपने क्लोज एड्स को और टोमो को अपने प्राइवेट रूम में बुलाया। वहां पता चला कि टोमो सिर्फ एनिमल्स से ही नहीं बल्कि डीमन ट्राइब से भी बात कर सकती है। ये सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान रह गए। पहले माना जाता था कि डीमन ट्राइब के पास इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन डीमन लॉर्ड के टेरिटरी वाले डीमंस काफी स्मार्ट थे। वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करते थे, वेपन्स यूज करते थे और मैजिक भी। बस प्रॉब्लम ये थी कि उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। टोमो ने बताया कि जंगल में उसकी एक डीमन से बात हुई थी और उस डीमन ने टोमो को नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। ये बात सुनकर सलमा को एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि शायद डीमन ट्राइब के साथ कम्युनिकेट करके उनसे पीस नेगोशिएशंस भी की जा सकती हैं। लेकिन सलमा ने डिसाइड किया कि टोमो की इस स्पेशल एबिलिटी के बारे में दूसरे कंट्रीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। उसे डर था कि अगर ये बात लीक हो गई तो कुछ किंगडम्स टोमो को अपने फायदे के लिए मिसयूज कर सकते हैं। लॉर्विन और बाकी सब ने भी सलमा के इस डिसीजन को सपोर्ट किया, खासकर इसलिए क्योंकि वेस्टर्न साइड का किंगडम ऑफ अमिडोनिया लगातार एल्फ्रेडन को प्रवोक कर रहा था। सलमा ने प्लान किया कि टोमो और उसकी फैमिली को पैलेस में ही रहने दिया जाए ताकि लड़की सेफ रहे। ये सुनकर लीशिया काफी खुश हो गई क्योंकि वो हमेशा से एक छोटी बहन चाहती थी। लेकिन टोमो ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसकी माँ और छोटा भाई अभी भी रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। सलमा ने उसे समझाया कि अगर टोमो किंग की बहन बनेगी तो उसकी माँ और भाई भी पैलेस में उसके साथ रह सकते हैं बिना किसी डर के। उसके बाद सलमा ने मार्क को ऑर्डर दिया कि थोड़ा रुक कर ऑफिशियली टोमो को अडॉप्ट करने का अनाउंसमेंट किया जाए, और सेफ्टी के लिए टोमो को एक सिंपल काम दिया गया, किंग के कैरेज के घोड़ों की देखभाल करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही छोटी सी टोमो का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगले दिन सलमा ने लाइसिया का रूम यूज करने का डिसीजन लिया ताकि वो शांति से बैठकर एक अजीब सी डॉल बना सके। उसका अपना रूम फिलहाल ऑफिशियल्स ने बुक कीपिंग के काम के लिए यूज कर रखा था। लेकिन जब मेड ने दोनों को एक ही रूम में साथ बैठे देखा तो उसने गलत समझ लिया और सोचने लगी कि शायद दोनों कुछ इंटीमेट मोमेंट्स बिता रहे हैं। तभी अचानक खबर आई कि पोंचो पैलेस वापस आ गया है। ये सुनते ही सलमा और लाइसिया जल्दी से उससे मिलने के लिए निकल पड़े। पोंचो पूरे किंगडम्स का सफर करके वापस लौटा था और अपने साथ एक बैग भर के रेयर फूड आइटम्स लेकर आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमा ने रिक्वेस्ट की थी। और जो बैग पोंचो लेकर आया था वो कोई नॉर्मल बैग नहीं था, वो एक स्पेशल रॉयल ट्रेजर बैग था जो इस दुनिया की एक बहुत ही रेयर चीज मानी जाती थी। ये देखकर सलमा के दिमाग में तुरंत एक नया आइडिया आया। उसने डिसाइड किया कि वो एक कुकिंग शो ऑर्गेनाइज करेगा जिसे पूरा किंगडम देख सके। सलमा ने कहा कि देश में फूड शॉर्टेज की सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी है, इसलिए वो लोगों को कुछ ऐसी डिशेस बनाना सिखाना चाहता है जिनके बारे में उन्हें पहले कभी आइडिया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही पहला डिश सामने आया, ऑक्टोपस मीट, लड़कियां थोड़ी पैनिक हो गईं। उन्हें ये देखकर डर लगने लगा। तब यूना ने समझाया कि समुद्र के पास रहने वाले लोग जैसे वो खुद ऑक्टोपस को नॉर्मल फूड की तरह खाते हैं। फिर हमारा किंग सलमा एक पोलाइट सा एप्रन पहनकर स्लीव्स रोल अप करके किचन में उतर गया, बिल्कुल एक प्रोफेशनल शेफ की तरह। उसने ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को पतले स्लाइसेस में काटा, उन्हें बैटर में डिप किया और क्रिस्पी फ्राई कर दिया। जब डिश तैयार हुई उसकी खुशबू पूरे एरिया में फैल गई। लोगों के लिए उस अरोमा को रेजिस्ट करना मुश्किल हो गया। शुरू में सब थोड़े हेसिटेंट थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला बाइट लिया उनके टेस्ट बड्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए। लड़कियों को तो वो क्रिस्पी फ्राइड ऑक्टोपस इतना पसंद आया कि वो रुक ही नहीं पाई
और लोगों ने भी सोच लिया कि अब वो खुद भी जाकर ऑक्टोपस पकड़ेंगे और ये डिश बनाएंगे। अगला डिश था जंगल में आसानी से मिलने वाली एक प्लांट की रूट जिसे बर्डॉक कहा जाता है। सलमा ने सिर्फ थोड़ा सा नमक और चीनी स्प्रिंकल की और वही सिंपल रूट्स एक अमेजिंग डिश बन गई, क्रिस्पी और सॉल्टी फ्लेवर के साथ। टोमो को ये डिश इतनी पसंद आई कि उसने कहा काश उसकी माँ और छोटा भाई भी ये टेस्ट कर पाते। लेकिन जब फ्राइड ग्रास हॉपर मीट का डिश सामने आया तो सब लोग थोड़े शॉक्ड हो गए। सबको डर लग रहा था, लेकिन टोमो बिना किसी हेजिटेशन के उस डिश को मजे से खा रही थी, क्योंकि बीस्ट ट्राइब के लोग अक्सर ये खाना खाते हैं। सलमा को ये जानकर सरप्राइज हुआ कि ग्रास हॉपर्स को थोड़ा सोया सॉस में मैरिनेट करके फ्राई किया गया था। जैसे ही सलमा ने एक बाइट लिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत टाइम बाद उसने बिल्कुल अर्थ जैसा सोया सॉस फ्लेवर टेस्ट किया था। फिर पॉन्चो एक और शॉकिंग चीज लेकर आया, ज़ीलेट का कॉर्प्स। सब हैरान थे, क्योंकि स्लाइम स्पीशीज को नॉर्मली काटना इम्पॉसिबल होता है। थोड़ी सी कट लगते ही वो पानी बनकर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पॉन्चो ने एक स्पेशल टेक्निक से ज़ीलेट का कोर तोड़ दिया था, बिना आउटर सरफेस को नुकसान पहुंचाए। उसने ज़ीलेट के बॉडी को पतले स्ट्रैंड्स में काटा और पानी में डालकर बिल्कुल नूडल्स की तरह कुक कर दिया। सबको ये डिश थोड़ी क्रीपी लग रही थी, इसलिए सबने सलमा से कहा कि पहले वो टेस्ट करें। सलमा थोड़ा हेजिटेट तो हुआ, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसने हिम्मत करके एक बाइट ले ही लिया। और जैसे ही उसने टेस्ट किया, वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। डिश सच में बहुत डिलिशियस थी। सलमा ने इतने एक्सप्रेसिव तरीके से उस डिश को डिस्क्राइब किया कि बाकी सब लोग भी ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो गए। उसका टेक्सचर स्लिपरी और च्यूई था और मुंह में एक यूनिक क्रंची फील देता था। सलमा को इतना एंजॉय करते देखकर लड़कियां भी टेबल पर बैठकर टेस्ट करने लग गईं। देखते ही देखते पूरा पॉट ज़ीलेट नूडल्स का साफ हो गया। लेकिन ब्रॉडकास्ट का टाइम लिमिटेड था, इसलिए सलमा को कुकिंग शो यहीं एंड करना पड़ा। इस शो की वजह से फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम कुछ हद तक टेम्परेरीली सॉल्व हो गई। इसके बाद मार्क ने सलमा से रिक्वेस्ट की कि वो रिटायर होकर अपने होम टाउन वापस जाना चाहता है और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हकूसा को देना चाहता है। लेकिन किंगडम में ऑलरेडी मैन पावर की कमी थी, इसलिए सलमा ने कहा कि मार्क छोटी पोजीशन पर ही सही, लेकिन पैलेस में रुक जाए। एक दिन सलमा गार्डन में वॉक कर रहा था कि उसने देखा आयशा और लाइसिया एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रही हैं। दोनों की फाइट इतनी इंटेंस थी मानो आसमान जमीन हिल रहे हो। सलमा ये देखकर काफी शॉक्ड हो गया, लेकिन उसे जल्दी से उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कासल ही ना गिर जाए। कंट्री पहले ही फाइनेंशियल शॉर्टेज से गुजर रही थी और ऐसी डिस्ट्रक्टिव फाइट्स और ज्यादा कॉस्टली पड़ सकती थीं। दोनों तब तक रुकने को तैयार नहीं थी जब तक सलमा ने डायरेक्ट ऑर्डर देकर उन्हें स्टॉप नहीं करवाया। उस दिन सलमा का ऑफ डे था, इसलिए उसने लाइसिया को इन्वाइट किया कि वो उसके साथ टाउन घूमने चले। साथ ही आयशा को भी बॉडीगार्ड की तरह ले जाने का प्लान बनाया। तीनों ने डिस्गाइज किया और मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म पहन लिया, ताकि कोई उन्हें पहचान ला ले। लेकिन सलमा को थोड़ा फनी लगा, क्योंकि स्टूडेंट यूनिफॉर्म आयशा के ग्लैमरस फिगर पर बिल्कुल फिट नहीं लग रहा था। और यहाँ सलमा ने दोनों लड़कियों को एक और बात क्लियर कर दी थी कि अब से वो उससे पुराने तरीके से एड्रेस ना करें, बल्कि नॉर्मल नाम से बुलाएं। थोड़ी देर बाद जब सब साथ चल रहे होते हैं, तभी अचानक आयशा को जोर की भूख लगने लगती है। सलमा सिचुएशन समझ जाता है और सजेस्ट करता है कि क्यों ना सब लोग यूना के कैफे चलें और वहाँ कुछ टेस्टी सा खा लिया जाए। जैसे ही वो लोग कैफे पहुँचते हैं, यूना तुरंत पहचान लेती है कि तीनों डिस्गाइज में आए हुए हैं, मतलब एक सीक्रेट इनकॉग्निटो ट्रिप पर हैं। यूना बताती है कि पोंचो ने जो ज़िलन नूडन डिश इंट्रोड्यूस की थी, वो आजकल कस्टमर्स के बीच काफी पॉपुलर हो चुकी है। लेकिन जब लाइजिया और आयशा नोटिस करती हैं कि सलमा बार बार यूना को एडमायर कर रहा है, तो दोनों के चेहरे पर थोड़ी जेलसी साफ दिखने लगती है। शुरुआत में सबको लगता था कि आयशा एक सीरियस और पावरफुल एल्फ वॉरियर है, लेकिन अब धीरे धीरे उसका रियल साइड सामने आने लगता है, एक क्लमजी और फूड लविंग लड़की का। बातों बातों में सलमा को एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। इस दुनिया के रूल्स के हिसाब से यहाँ के मर्द एक से ज्यादा वाइफ्स रख सकते हैं, और फर्स्ट वाइफ होने के टाइटल के साथ लाइजिया ने सलमा को परमिशन दे दी थी कि वो और 7 बीवियां भी रख सकता है। ये बात सुनते ही आयशा और यूना के दिमाग में भी प्लानिंग चलने लगती है कि वो कैसे सलमा की कॉन्क्यूबाइन बन सकती है। अब कहानी थोड़ी सीरियस डायरेक्शन लेने लगती है। एल्फ्रेडन किंगडम के पास लगभग 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से सिर्फ आधी आर्मी किंग के कंट्रोल में है। बाकी आधी आर्मी 3 मार्किस के हाथ में है, जिसमें ड्यूक कमाई की इन्फेंट्री फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। और यही सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये 3 मार्किस सलमा के किन बनने से बिल्कुल खुश नहीं है।
इस वजह से फ्यूचर में सलमा और उन तीनों के बीच वॉर होने के चांसेस काफी स्ट्रांग लगते हैं। सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास वाली टेबल पर एक कपल को झगड़ता देखते हैं। सोल्जर हारू चाहता है कि वो ड्यूक कमाई के साथ ज्वाइन करे और सलमा के खिलाफ लड़े, लेकिन उसका दोस्त कीड जो रॉयल आर्मी में काम करता है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। हारू को लगता है कि वॉर उसके लिए प्रमोशन का सबसे अच्छा मौका होगा, पर कीड को डर था कि अगर सिविल वॉर शुरू हो गई तो आसपास के दूसरे कंट्रीज इसका फायदा उठाकर एल्फ्रेडन पर अटैक कर सकते हैं। सलमा को तुरंत हकूसा की कही बातें याद आ जाती हैं कि आसपास के किसी भी कंट्री के साथ एल्फ्रेडन के फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं। वेस्ट में किंगडम ऑफ एमेडोनिया हमेशा एल्फ्रेडन पर कब्जा करने का मौका ढूंढती रहती है। साउथ ईस्ट में यूनियन ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स, साउथ वेस्ट में रिपब्लिक ऑफ टोजिस और समुद्र के उस पार 9 हेडेड ड्रैगन आर्किपेलागो यूनियन। मतलब हर तरफ से डेंजर्स ही डेंजर्स। सबसे दुखद बात यह थी कि एल्फ्रेडन के सच्चे अलाइज लगभग 0 थे। 4 कंट्रीज न्यूट्रल थे और एक कंट्री ओपनली एनिमी। सलमा को ये सब सोचकर काफी टेंशन होने लगती है क्योंकि उसका देश बिल्कुल आइसोलेटेड पोजीशन में था। ऊपर से सिविल वॉर का रिस्क अलग। हारू ड्यूक कमाई को सपोर्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि कमाई उन नोबल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था जिनकी एसेट्स सलमा ने कॉन्फिस्केट कर ली थी, लेकिन कीड बताता है कि वो नोबल्स करप्ट थे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। दोनों दोस्त झगड़े में उलझे ही होते हैं कि तभी सलमा उनके सामने आ जाता है। कीड तुरंत पहचान लेता है कि ये तो खुद किंग सलमा है, पर हारू अभी भी रूड एटीट्यूड दिखाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके सामने कौन खड़ा है। आयशा को ये डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में हारू को धमकी देती है। जैसे ही हारू को पता चलता है कि ये इंसान एल्फ्रेडन का किंग है, वो डर के मारे कांपने लगता है, यहाँ तक कि पैनिक में उसका हाल खराब हो जाता है। लेकिन सलमा उस पर गुस्सा होने के बजाय कामली समझाता है। वो कहता है कि अगर हारू ड्यूक कमाई के साथ ज्वाइन करेगा तो उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कीड के खिलाफ लड़ना पड़ेगा क्योंकि कीड रॉयल आर्मी का ऑफिसर है। ये सुनते ही हारू को रियलाइज होता है कि सिविल वॉर की वजह से वो अपने ही दोस्त के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा और इसी रियलाइजेशन के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब ड्यूक कमाई को सपोर्ट नहीं करेगा। बाद में जब तीनों अकेले होते हैं, लाइजिया सलमा की तारीफ करती है कि उसने सिचुएशन को कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया। सलमा मॉडेस्टली कहता है कि उसने बस वही बोला जो उसे सही लगा, ज्यादा सोचा समझा नहीं। तभी लाइजिया थोड़ी शर्माते हुए सलमा से पूछती है कि क्या वो अपना सिर उसकी गोद में रखकर थोड़ी देर रेस्ट करना चाहेगा। सलमा पहले थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, लेकिन जब लाइजिया कहती है कि वो दोनों टेक्निकली डेटिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और फिर हल्का सा शाई फील करते हुए सलमा अपना सिर लाइजिया की गोद में रख देता है। दोनों फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। सलमा कहता है कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करना कितना वंडरफुल होगा। तभी लाइजिया सीरियस होकर सलमा से एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए फीलिंग्स होंगी? ये सवाल सुनते ही सलमा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। उस घुटन भरी और थोड़ी स्केरी साइलेंस को तोड़ने के लिए अचानक बॉडीगार्ड बोल पड़ती है। वो शिकायत करती है कि कब तक उसे सोया होने का नाटक करना पड़ेगा और कब उसे इस ऑकवर्ड सिचुएशन से छुटकारा मिलेगा। ये सुनते ही सलमा और लाइसिया तुरंत अपने नॉर्मल मूड में आ जाते हैं। दोनों शर्म से लाल पड़ जाते हैं और थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करने लगते हैं। कुछ दिन बाद सलमा एक नया डॉल बना चुका होता है और अपनी पपेट कंट्रोल टेक्निक का यूज करके उससे मैनिपुलेट कर रहा होता है। सलमा आराम से उस डॉल के साथ एक्सपेरिमेंट कर ही रहा होता है कि तभी अचानक हारू के फादर उससे मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं। असल में कीड ने हारू के फादर को यूना के कैफे वाली पूरी इंसिडेंट बता दी थी और क्योंकि वो सलमा की आर्मी के जनरल थे, उन्होंने हारू को काफी डांट लगाई और थोड़ी पिटाई भी कर दी क्योंकि हारू ड्यूक कमाई को सपोर्ट करने की सोच रहा था। सलमा थोड़ी लाइट टोन में उन्हें समझाता है कि ज्यादा जोर से मत मारिए वरना आप अपना ही हेयर खो देंगे। फिर सलमा एक डिसीजन लेता है और हारू को रॉयल आर्मी ज्वाइन करने का मौका देता है और कीड की टीम का डेप्यूटी टीम लीडर बना देता है। इसके बाद हारू के फादर सलमा से प्राइवेट में बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं और जो बात वो बताते हैं उसे सुनकर सलमा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर सलमा सीक्रेटली अपने पपेट को एक एडवेंचरर ग्रुप के साथ भेज चुका था क्योंकि वो अंडरग्राउंड सीवर्स एक्सप्लोर करना चाहता था। सिटी के नीचे जाते ही सलमा का पपेट और वो एडवेंचरर टीम मिलकर काफी मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं। टीम को लगता है कि पपेट एक रियल इंसान है। कभी बड़े बड़े व्हाइट स्नेक से फाइट होती है, कभी डायनासोर्स जैसे खतरनाक क्रीचर से, लेकिन सलमा का पपेट सब हैंडल कर लेता है। लेकिन इस बार उनका सामना एक बहुत ही क्रीपी पर्पल मॉन्स्टर से होता है। उसके मुंह से गंदा सा ड्रूल गिर रहा होता है और उसका अपीयरेंस ही काफी डरावना लगता है। टीम को तुरंत समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर उनके लेवल का नहीं है, इसलिए सब वहां से भागने लगते हैं। रिट्रीट करते वक्त सलमा का पपेट अचानक गिर जाता है। तभी एक टीममेट उस मॉन्स्टर पर बॉम्ब फेंक देती है। मॉन्स्टर दर्द में आकर अपने बॉडी से बुलेट्स जैसी चीजें शूट करने लगता है। जब कुछ बुलेट्स उस लड़की को लगने वाली होती हैं, तब सलमा का पपेट अपना बॉडी यूज करके उसे शील्ड करता है और उसकी जान बचा लेता है। किसी तरह पूरी टीम सेफली वहां से बाहर निकल आती है।
बाहर आते ही वो लड़की पपेट का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। टीम के सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उस पपेट के दिमाग में उस मोमेंट क्या चल रहा होगा। हर एक्सप्लोरेशन के बाद सलमा अपने पपेट को अच्छे से क्लीन करता था। एक दिन जब वो पपेट को वॉश कर रहा होता है तभी लाइसिया रूम में आ जाती है। वो पपेट को देखकर बोलती है, ये पहले से थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा। सलमा साइज वाली बात को इग्नोर करते हुए बोलता है कि उसने इस पपेट को टनल्स एक्सप्लोर करने के लिए भेजा था ताकि अंडरग्राउंड पैसेजेस का आइडिया मिल सके। अगले दिन सलमा लाइसिया और स्टेट ऑफिशियल्स को एक जगह गैदर करता है और सबको उनकी मेहनत के लिए दिल से थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि ये सब लोग उसके लिए रियल ट्रेजर्स हैं और अब उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हो गए हैं जिससे वेनेटे नोवा नाम का नया सिटी बनाया जा सके। सलमा लाइसिया को बताता है कि वो साउथ एरिया में एक कोस्टल सिटी बनाना चाहता है। ये सिटी एल्फ्रेडन के ट्रेड का मेन सेंटर बनेगी जहां से गुड्स बाय, सेल और एक्सपोर्ट होंगे। बी एरिया में एक बड़ा पोर्ट बनाया जाएगा जिससे लैंड और वाटर दोनों रूट से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। सलमा एक्सप्लेन करता है कि अगर ये सिटी सक्सेसफुल हो गई तो ये देश का दिल बन जाएगी और इसके आसपास के रूट्स ब्लड वेसल्स की तरह काम करेंगे। वो बड़े पेशेंस के साथ लाइसिया को समझाता है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। सच में सलमा की विजन काफ़ी लॉन्ग टर्म और डीप थी, लेकिन जब उसने ये सारे आइडियाज़ कोर्ट ऑफिशियल्स को बताए तो सब हैरान रह गए, मुंह खुले के खुले रह गए। फिर सलमा अनाउंस करता है कि सबकी मेहनत के बदले उन्हें 5 दिन की छुट्टी दी जा रही है। वो चाहता था कि मेडल्स देकर सबको रिवॉर्ड करे, लेकिन ऑस्टेरिटी पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने हॉलीडेज और वाइन सेलर से बॉटल्स लेने का राइट देने का डिसीजन लिया। मीटिंग के बाद लाइसिया को लगता है कि शायद सलमा थोड़ा ओवरवर्क कर रहा है। सलमा भी एक्सेप्ट करता है कि काफ़ी दिन से लगातार काम करने की वजह से उसका माइंड थोड़ा हेजी हो गया है। लाइसिया सलमा की हेल्थ को लेकर काफ़ी वरिड हो जाती है क्योंकि वो बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। तभी सलमा मजाक में बोलता है कि अगर वो मर भी गया तो एल्फ्रेडन किसी और हीरो को समन कर लेगा। लेकिन जैसे ही सलमा थोड़ी देर के लिए डोज ऑफ होता है, लाइसिया धीरे से उसके कान के पास झुककर कहती है, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए सलमा। और ये कहते हुए वो उससे एक जेंटल और पैशनेट किस कर देती है। अगले दिन सलमा और बाकी सब लोग सदर्न कोस्ट की तरफ निकलते हैं ताकि नए सिटी का कंस्ट्रक्शन काम ऑफिशियली स्टार्ट हो सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, लॉरविन एक प्रॉब्लम रिपोर्ट करता है। वो बताता है कि लोकल लोग इस सिटी कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल खिलाफ हो रहे हैं। लॉरविन कहता है कि विलेजर्स का मानना है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करने से सी गॉड गुस्सा हो जाएगा। ये बात सुनकर सलमा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर लीजिया से पूछता है कि क्या सच में इस एरा में सी गॉड्स पर लोग विश्वास करते हैं। लीजिया थोड़ी हेसिटेंसी होकर कहती है कि हाँ, कुछ लोग इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, लेकिन पर्सनली उसे लगता है कि ऐसे गॉड्स का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। सलमा के सब ऑर्डिनेट्स भी यही सोचते हैं कि ये सब सिर्फ सुपरस्टिशन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सलमा खुद विलेज के एक ओल्ड चीफ से मिलने जाता है ताकि समझ सके कि लोकल्स असल में अपोज क्यों कर रहे हैं। पहली मुलाकात में वो बुढ़ा आदमी काफ़ी एरोगेंट और स्ट्रिक्ट एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो किंगडम का किंग है, उसका टोन तुरंत चेंज हो जाता है और वो इज्जत से बोल पड़ता है, योर मैजेस्टी। उसके बाद सब लोग उस ओल्ड मैन के साथ सीरियस डिस्कशन करते हैं। वो बताता है कि जनरेशन से लोग यही कहते आ रहे हैं कि ये जगह बहुत डेंजरस है, इसीलिए यहाँ कोई बसने की हिम्मत नहीं करता। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा सी एरिया सी गॉड का टेरिटरी माना जाता है और अगर यहाँ सिटी बनाई गई तो सी गॉड एक ही वेव में सब कुछ डुबा देगा। लेकिन जब सलमा ध्यान से सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि जो कहानी बुढ़ा आदमी सुना रहा है वो असल में सुनामी की बात कर रहा है। ये घटना सैकड़ों साल पहले हुई थी और शायद इसी वजह से ऑफिशियल्स को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सलमा को समझ आ जाता है कि सुनामी के बीच का टाइम गैप काफ़ी लंबा होता है, इसलिए लोग इस चीज़ को मिथ समझने लगे। लेकिन इतना सब जान लेने के बाद भी सलमा हार मानने वालों में से नहीं था। वो डिसाइड करता है कि सिटी तो बनेगी ही, बस प्लान थोड़ा चेंज होगा। अगर पुरानी जगह पर ही सिटी बनाई गई तो फ्यूचर में सुनामी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसलिए सलमा ऑर्डर देता है कि कंस्ट्रक्शन साइट को थोड़ा और साउथ की तरफ शिफ्ट किया जाए। उसका गोल सिर्फ सिटी बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी सिटी बनाना था जो सुनामी जैसे डिजास्टर को भी झेल सके। सलमा फिर विलेजर्स के एक्सपीरियंस के बेस पर सुनामी के साइंस एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि जब सुनामी आने वाली होती है तो ज़मीन जोर जोर से हिलती है। इस फिनोमिनन को अर्थक्वेक कहते हैं। सी के नीचे जब फॉल्ट लाइंस मूव होती हैं तब सी बेड ऊपर नीचे होता है और उसी वजह से सुनामी जनरेट होती है। सलमा इतनी डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आसपास खड़े सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते रह जाते हैं। फिर अचानक सलमा को रियलाइज़ होता है कि वो शायद थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, इसलिए वो अपनी बात को शॉर्ट कर देता है। आखिर में वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझाता है कि जब भी सुनामी का खतरा हो, लोकल्स को तुरंत हाई ग्राउंड पर शेल्टर लेना चाहिए और ये अवेयरनेस उन सब लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है जो बे एरिया के आसपास रहते हैं।
उधर लीजिया और बॉडीगार्ड साइड में बैठकर ये सब सुन रही होती हैं, लेकिन दोनों के पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं होता। दोनों सलमा को एडमायर करती हैं क्योंकि वो सच में पूरे डेडिकेशन के साथ कंट्री को बिल्ड कर रहा था। बॉडीगार्ड थोड़ी इमोशनल होकर कहती है कि हिज मेजेस्टी सच में किंगडम की बहुत केयर करता है। तभी लीजिया मजाक में बॉडीगार्ड से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें सलमा पसंद है। ये सुनकर वो बिना किसी हेजिटेशन के खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो हिज मेजेस्टी को दिल से रिस्पेक्ट करती है। इस वर्ल्ड में लोगों के पास जायंट बैटलशिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन सेल्फ मूविंग इंजन्स नहीं थे। इसीलिए शिप्स को चलाने के लिए सी ड्रैगन्स को ट्रेन करके उनसे काम लिया जाता था। सलमा के ऑर्डर्स के मुताबिक किड रॉयल सोल्जर्स की एक टीम को साउथ भेजता है ताकि सिटी के लिए रोड्स बनाई जा सके। जब हारू देखता है कि रॉयल सोल्जर्स को रोड कंस्ट्रक्शन का काम दिया जा रहा है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सलमा के सामने आते ही हारू बिल्कुल चुप हो जाता है और जरा भी कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं करता। कंस्ट्रक्शन का काम करते करते सब लोग काफी थक चुके होते हैं। सब ने व्हाइट शर्ट्स पहनी होती हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर फाइनली लंच टाइम का टाइम हो जाता है। हारू जैसे ही सलमा का इंट्रोड्यूस किया हुआ एक डिश जिंजर ग्रिल्ड मीट का एक बाइट लेता है, उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये तो बहुत टेस्टी है। वो मान लेता है कि सलमा कुकिंग में भी काफी टैलेंटेड है। इसी बात पर खिड बताता है कि कैसे सलमा ने वुल्फ ट्राइब के लोगों को स्पाइसेस सप्लाई करने का काम दिया। इससे उनको रोजी रोटी मिली और किंगडम के लोगों को अच्छा खाना, मतलब एकदम परफेक्ट विन विन सिचुएशन। खिड आगे ये भी एक्सप्लेन करता है कि सलमा ने रोड्स बनवाने और नए फूड्स इंट्रोड्यूस करवाने जैसे स्टेप्स लिए, जिस वजह से फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। ये सब सुनकर हारू हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सलमा इतना इंटेलिजेंट और फार साइटेड इंसान है। फिर वो कैजुअली बोलता है कि लंच के बाद थोड़ी देर नैप लेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि खुद सलमा ने ही एनकरेज किया था कि लोग खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें ताकि प्रोडक्टिविटी और बेटर हो। सलमा सीधा हारू के पास आता है और उसे बोलता है कि सबके साथ फन के लिए सर्वे पर चलें। वो समझाता है कि ये नए रोड्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं कि कार्ट्स खींचने वाले हैवी बीस्ट्स का लोड भी आराम से झेल सकते हैं। सलमा ने रोड्स के आसपास डेमन रिपेलिंग ट्रीज भी लगवाए थे, क्योंकि ये ट्रीज एक खास टाइप की वाइब्रेशन रिलीज करते हैं जो मॉन्स्टर्स और वाइल्ड क्रीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस वजह से ये ट्रीज एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेंगे ताकि जंगली जानवर आसपास आकर नुकसान न कर सकें। लेकिन सलमा ने यह भी ध्यान रखा कि इन ट्रीज को ना तो ज़्यादा घना लगाया जाए और ना ही बहुत स्पार्स। उनके बीच बैलेंस्ड स्पेसिंग रखी गई थी ताकि दूसरे नॉर्मल एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ सलमा का एक और स्मार्ट आइडिया सामने आता है। उसने रात के लिए ऐसे शिप्स का यूज़ किया जो अंधेरे में ग्लो करते थे और उन्हें स्ट्रीट लाइट्स की तरह काम में ले लिया। सच में उसका दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। सब लोग खड़े बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक एक मैसेंजर बर्ड उड़ता हुआ आयशा के पास आता है। मैसेज मिलते ही आयशा का चेहरा बिल्कुल पीले पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके एल्फ विलेज में एक बड़ा अर्थक्वेक आया है। खबर मिलती है कि आयशा के गांव का आधे से ज़्यादा हिस्सा बर्बाद हो चुका है और बहुत सारे एल्फ ट्राइब्स के लोग उस डिजास्टर में दब चुके हैं। ये सुनकर आयशा पूरी तरह शॉक हो जाती है। सलमा तुरंत आयशा को हिम्मत देने लगता है और बिना वक्त गवाए यहीं के सोल्जर्स को मोबिलाइज करके रेस्क्यू के लिए निकलने का प्लान बनाता है। जब आयशा थोड़ी हेजिटेंट होती है तब सलमा उससे कहता है कि वो एक ऐसी पोजीशन में है जहां से वो बहुत सारे लोगों को मदद के लिए बुला सकता है, इसलिए उसे ज़रा भी शर्माने या हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर आयशा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सलमा तुरंत ऑर्डर देता है कि आयशा सोल्जर्स को लीड करे और गार्डियन फॉरेस्ट में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करे। वो क्लियरली बोलता है, वक्त बर्बाद मत करो, डिजास्टर रिलीफ हमेशा टाइम के साथ एक रेस होती है। कीड वहीं पर फोर्सेस को अरेंज करने लगता है। लीसिया को अलग ड्यूटी दी जाती है। उसे रॉयल कैपिटल वापस जाकर और रेस्क्यू टीम्स बुलानी होती हैं और हाकुया को रिपोर्ट देकर रिलीफ सप्लाईज एल्फ विलेज भेजने का इंतजाम करना होता है। लीसिया बिना एक पल की देरी के तुरंत अपने काम पर निकल पड़ती है, लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। यहाँ से एल्फ विलेज तक पहुँचने में पूरे 2 दिन लगते हैं। उससे तेज जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सलमा हारू से पूछता है कि क्या कोई ऐसी मैजिक एग्जिस्ट करती है जो लोगों को एक ही झटके में टेलीपोर्ट करके ज़रूरी जगह पहुंचा दे। ये बात सुनकर हारू थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उल्टा सलमा से पूछता है, अगर ऐसी मैजिक होती तो हम रोड्स बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते। अंदर ही अंदर हारू को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो चुप रह जाता है। तभी सलमा के दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक करता है जब वो एक बीस्ट ड्रॉन कैरेज को गुजरते देखता है। उसके बाद हॉर्स कैरेजेस के जरिए रेस्क्यू टीम फाइनली एल्फ विलेज तक पहुंच जाती है।
सलमा सीधा आयशा के फादर से मिलता है, जो वहाँ के विलेज चीफ भी थे, ताकि सिचुएशन को प्रॉपरली समझ सकें। सलमा उन्हें बताता है कि वो अपने साथ 50 इंपीरियल गार्ड्स लेकर आया है और कुछ दिनों में एक और रेस्क्यू टीम रिलीफ सप्लाईज के साथ ज़रूर यहाँ पहुँच जाएगी। विलेज चीफ बताते हैं कि लैंडस्लाइड विलेज के ईस्टर्न एरिया में हुआ था। कैजुअल्टीज़ का नंबर 100 से ज़्यादा हो चुका था और 40 से ऊपर लोग अभी भी मिसिंग थे। सलमा तुरंत चीफ से कहता है कि एग्जैक्ट नंबर्स का एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए और कुछ लोगों को माउंटेन पर नज़र रखने के लिए असाइन किया जाए। अगर ज़मीन हिले या कोई अजीब आवाज़ आए तो तुरंत रिपोर्ट किया जाए। आयशा आगे बढ़कर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। उसके फादर भी उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आयशा और उसके दोस्त बचपन से इस फॉरेस्ट में घूमते आए थे, इसलिए वो यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे से जानती थी। जब सलमा को पूरे एरिया का टेरेन समझ आ जाता है तो वो तुरंत सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मलबे के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। साथ ही वो वार्न भी करता है कि कोई भी अपनी लिमिट से ज़्यादा मेहनत ना करे। अगर रेस्क्यू के दौरान फिर से लैंडस्लाइड का डेंजर दिखे तो तुरंत पीछे हट जाना ज़रूरी है। फिर सलमा और सब लोग मिलकर पूरे दिल जान से रेस्क्यू मिशन में लग जाते हैं। सलमा अपनी पपेट एबिलिटी का यूज़ करके एक वुडन माउस को कंट्रोल करता है, जो मलबे के अंदर घुसकर ट्रैप्ड लोगों को ढूंढने में मदद करता है। इसी टेक्निक की मदद से सलमा एक आदमी को बचा लेता है जो एक बड़े ट्री ट्रंक के नीचे फंसा हुआ था। रेस्क्यू काम खत्म होने के बाद आयशा के फादर सलमा का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन दुख की बात यह थी कि कई लोग रेस्क्यू टीम के आने से पहले ही अपनी जान खो चुके थे। एक आदमी जिसने लैंडस्लाइड में अपनी वाइफ खो दी थी, गुस्से और दर्द में सलमा को कुछ कड़वे शब्द सुना देता है। सलमा उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है। बाद में आयशा बताती है कि वही आदमी फॉरेस्ट में ट्री प्रूनिंग के सबसे बड़े विरोधियों में से एक था। उसे लगता था कि ये फॉरेस्ट एक सैक्रेड मिशन के लिए है और ट्रीज को काट छाट करना इसकी ताकत को कमज़ोर बना देगा। सलमा फिर से लॉजिकली समझाता है कि कैसे साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करना ज़रूरी होता है ताकि नेचुरल डिज़ास्टर्स का रिस्क कम हो सके। लेकिन अंदर ही अंदर सलमा खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसे लगता है कि अगर वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो शायद और ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। विलेज का काम पूरा होने के बाद रॉयल आर्मी ने सबसे विदा ली और वापस किंगडम की तरफ रवाना हो गई। आयशा एक ऊंची चट्टान पर खड़ी होकर उन सोल्जर्स को देख रही थी जो उसके गांव को बचाने के लिए दिन रात बिना सोए मेहनत करते रहे थे। उनमें सालमा भी शामिल था। वो भी बहुत थका हुआ लग रहा था, चेहरे पर साफ एग्जॉस्शन दिख रही थी। लूसिया खुद को दोष देने लगी कि वो उस रेस्क्यू मिशन में ज्यादा मदद नहीं कर पाई। सालमा ने उसे समझाया कि उसने ऑलरेडी बहुत बड़ा काम किया था, रेस्क्यू के लिए मदद बुलाकर। सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर सालमा अचानक खुद को ब्लेम करने लगा। उसका मानना था कि एक किंग का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, बल्कि आने वाली इमरजेंसीज को पहले से प्रिडिक्ट करना और उनके लिए प्लान तैयार रखना भी होता है। उसे लगा कि इस मामले में वो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंट रहा। लूसिया ने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसने एक लीडर की तरह बहुत अच्छा काम किया है और उसे अब और खुद को दोष देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन सालमा रुकने वाला कहाँ था। वो एक के बाद एक अपनी कमियां गिनाने लगा, जो काम वो नहीं कर पाया, जो प्लान्स अधूरे रह गए। लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि उसका स्ट्रेस और बढ़ने लगा। आखिरकार वो इतना इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कैपिटल वापस आने के बाद यूना सालमा के रूम में उसकी तबीयत का हाल लेने पहुंची। पिछले कुछ दिनों से सालमा पर काफी प्रेशर था। काम का बोझ, एल्फ विलेज का अर्थक्वेक, नए प्लान्स, सब कुछ एक साथ चल रहा था। यूना को लगा था कि वो उसे डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स चेक करते देखेगी, लेकिन आज सीन बिल्कुल अलग था। सालमा थककर बेड पर ही डॉक्यूमेंट्स देखते देखते लेट गया था। जैसे ही यूना रूम में आई, सालमा ने जल्दी से पेपर साइड कर दिए। यूना ने पूछा, क्या तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो? सालमा ने माना कि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि नींद ही नहीं आ रही। तब यूना ने धीरे से कहा कि अब वो बस आराम करे और सो जाए। सालमा थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन चुपचाप उसकी बात मानकर लेट गया। यूना ने एक बहुत ही सॉफ्ट और सूदिंग मेलोडी में गाना गाना शुरू किया ताकि सालमा को चैन से नींद आ सके। दूसरी तरफ किंगडम के 3 ड्यूक्स एक मीटिंग में बैठे थे। मुद्दा था क्या सालमा को असली किंग के रूप में एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। डचेस वॉन्टर का मानना था कि जब से सालमा किंग बना है तब से लोगों की लाइफ पहले से काफी बेटर हो गई है, इसलिए वो पूरी तरह सालमा को लेजिटिमेट किंग मान चुकी थी। लेकिन ड्यूक कमाई को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान उनका किंग बने। ड्यूक कैस्टर भी कमाई का साथ देने को तैयार था ताकि सालमा को थ्रोन से हटा सकें। यह सुनकर डचेस वॉन्टर से रहा नहीं गया। उसने खड़े होकर कैस्टर से पूछा कि क्या उसे सच में सिर्फ थ्रोन का ही लालच है। कैस्टर ने कहा कि वो सिर्फ पुराने रॉयल ऑर्डर को वापस लाना चाहता है। डचेस ने गुस्से में उसे वार्न किया कि अगर वो सिविल वॉर छेड़ता है तो अपनी वाइफ और बच्चों से रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार रहे,
क्योंकि वो उसके अपने ब्लड रिलेशंस थे। लेकिन कैस्टर की बड़ी बेटी खान्ना ने जिद पकड़ ली कि वो अपने पिता के साथ लड़ाई करेगी। उसका मानना था कि साल्मा ने किंग एनबेक को हटाकर गलत किया और उसने लाइसिया के साथ भी हद पार की है। वहीं दूसरी तरफ एमाडोनिया के किंग गायुसिलिया को भी अंदाजा हो गया था कि एल्फर्डिन में सिविल वॉर होने वाली है। प्रिंस जूलियस के साथ मिलकर वो प्लानिंग कर रहा था कि जैसे ही वहां लड़ाई शुरू हो तब एमाडोनिया एल्फर्डिन पर एम्बुश अटैक कर दे। लेकिन प्रिंसेस जोरा इस प्लान के खिलाफ थी। उसका कहना था कि एमाडोनिया खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस वक्त नई जंग छेड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इधर एल्फर्डिन में हाकुयो ने साल्मा को लेटेस्ट हार्वेस्ट रिपोर्ट दी और बताया कि फूड शॉर्टेज लगभग कंट्रोल में आ चुकी है। अब किंगडम अगले स्टेप के लिए रेडी है। और तब पता चलता है कि साल्मा का अगला स्टेप सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि दूसरे देशों पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना और उन्हें कॉन्कर करना था। एमाडोनिया में गायुसिलियो ने अपने सब जनरल्स को इकट्ठा किया और एल्फर्डिन पर अटैक का पूरा प्लान बना लिया। उनका मेन टारगेट था साउथ वेस्ट एल्फर्डिन का फूड प्रोडक्शन एरिया। एक सिविल ऑफिसर कोबिट ने इस फैसले का विरोध किया और समझाने की कोशिश की कि यह सही वक्त नहीं है, लेकिन गायोस गुस्से में था। उसने बीच बात में ही ऑफिसर पर अपना जूता फेंक दिया। वो चिल्लाकर बोला कि हर दिन बस यही सुनने को मिलता है, पॉलिसी सुधारो, रिफॉर्म करो, रुक जाओ, और रिजल्ट हमेशा हार ही मिलती है। ऑफिसर ने फिर भी हिम्मत करके कहा कि अगर एमाडोनिया बिना वजह साल्मा के किंगडम पर अटैक करेगा तो पूरी दुनिया उसकी निंदा करेगी, क्योंकि सब देशों ने ह्यूमन डिक्लेरेशन साइन किया था जिसका मकसद था डीमन ट्राइब के खिलाफ मिलकर लड़ना, ना कि आपस में जंग छेड़ना। ह्यूमन डिक्लेरेशन का बेसिक रूल यही था कि एम्पायर अपने मिलिट्री पावर से डीमन टेरिटरी को रोके और इंसान आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़कर एक यूनाइटेड फोर्स बनकर काम करे। लेकिन लगता था कि गायुसिलियो इन सब बातों को नजरअंदाज करने के मूड में था। उस डिक्लेरेशन के अंदर टोटल 3 क्लॉजेस थे। उनमें से एक क्लॉज ये था कि इंसानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए नेशनल बॉर्डर्स को चेंज करना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस वजह से अगर अमेडोनिया बिना किसी रीजन के एल्फर्डिन पर अटैक करता तो एम्पायर सीधा बीच में इंटरवीन कर सकता था, क्योंकि उनका मानना था कि अब सब ह्यूमन कंट्रीज को आपस में लड़ने के बजाय डीमन ट्राइब के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन एल्फर्डिन ने कभी भी डीमन ट्राइब के अगेंस्ट बनी ह्यूमन अलायंस में हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए प्रिंस जूलियस का मानना था कि एल्फर्डिन और अटैक करना डीमन ट्राइब के खिलाफ जंग से बिल्कुल अलग मामला है। बस इसी सोच के साथ कबार्ड को सीधा डिसमिस कर दिया गया। उधर एल्फर्डिन में सल्मा एक कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए तीनों ड्यूड से बात कर रहा था। सल्मा ने बिना किसी झिझक के सीधा बोल दिया कि अगर आज के बाद किसी ने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो वो उन सब को ट्रेटर समझेगा। डचेस ने तुरंत सवाल किया कि सल्मा तीनों ड्यूक्स के टेरिटरीज के साथ क्या करने का इरादा रखता है। सल्मा ने बिल्कुल कामली जवाब दिया कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो वो उनकी टेरिटरीज को हाथ भी नहीं लगाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि तीनों ड्यूक्स की आर्मीज को मर्ज करके इंपीरियल गार्ड्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस तरह एक नई बहुत ही पावरफुल आर्मी बनेगी। उसने ये भी अनाउंस किया कि ड्यूक्स को अपनी पर्सनल आर्मीज रखने का प्रिविलेज अब खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर ड्यूक्स भी अंदर ही अंदर सल्मा की प्लानिंग और सोच की तारीफ करने लगे। डचेस ने फिर सल्मा से उस नए शहर के बारे में पूछा जो वो बनाने वाला था। शायद उसे डर था कि कहीं नया सिटी उसके टेरिटरी को अफेक्ट न करे। लेकिन सल्मा ने अपनी तरफ से एकदम क्लियर और सैटिस्फाइंग आंसर दिया, जिससे डचेस काफी हद तक कन्विंस हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे डचेस ने ऑलमोस्ट सल्मा के सपोर्ट में वोट दे दिया हो। लेकिन वेगस और कैस्टर अभी भी सल्मा को इस किंगडम का किंग मानने को तैयार नहीं थे। प्रॉब्लम ये थी कि ड्यूक वेगस के साथ सिर्फ 100 सोल्जर्स ही खड़े थे। बाकी बड़ी आर्मी को उसने जानबूझकर न्यूट्रल रखा। इससे साफ दिख रहा था कि ड्यूक वेगस ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान ली थी। वहीं कमी की इन्फेंट्री फोर्स और कैस्टर की एयर फोर्स ने मिलकर सल्मा को थ्रोन से हटाने का प्लान बना लिया था। उनका इरादा था कि सल्मा को हटाकर लाइसिया के फादर को वापस किंग बना दिया जाए। चाहे दोनों तरफ टेंशन थी, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे के लिए थोड़ी इंसानियत दिखा रहे थे। इसी बीच लाइसिया ने अपना पोनीटेल काट दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह सल्मा के साथ खड़ी है। ये देखकर ड्यूक कमी भी उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को महसूस कर गया। जैसे ही कमी और वेगस ग्रुप कॉल से बाहर गए, तभी यूना अचानक डचेस वॉन्टर के पास आकर खड़ी हो गई। और तब एक बड़ा रिवील होता है कि यूना असल में डचेस वॉन्टर की ही ग्रैंड डॉटर थी। यूना ने वॉन्टर को समझाया कि सल्मा एक क्लीन और ऑनेस्ट किंग है, इसलिए उसने ऑफिशियली सल्मा को एल्फर्डिन का असली किंग एक्सेप्ट करने का फैसला ले लिया है। उसने ये भी कहा कि सल्मा अकेला नहीं है, उसके पास हमेशा रिलायबल एलाइज मौजूद हैं। उधर अमेडोनिया में गायस ने 30,000 सोल्जर्स की बड़ी आर्मी के साथ एल्फर्डिन टेरिटरी में एंट्री कर ली और यूसिन गॉर्ज के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसका पहला टारगेट था बॉर्डर एरिया में बसा एंटीमेरिडा सिटी। सिटी का लॉर्ड गायस से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिना रेजिस्टेंस के सरेंडर कर दिया। लेकिन शहर के अंदर एल्फर्डिन के काफी लोग ऐसे थे जो अमेडोनियन आर्मी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। शहर 2 फैक्शंस में बंट गया, एक एंटी वॉर फैक्शन और दूसरा एंड तक फाइट करने वाला रेजिस्टेंस फैक्शन। दोनों साइड अपनी अपनी जिद पर अड़ी थी।
सिटी लॉर्ड ने गायस के सामने हाथ जोड़कर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांगा ताकि वो लोगों को समझा सके, लेकिन गायस को किसी की परवाह नहीं थी। उसने सीधा कह दिया कि वो जब चाहे अटैक कर सकता है। ये सुनकर लॉर्ड बस कांपते हुए सर झुकाकर खड़ा रह गया। उसने फिर रिक्वेस्ट की कि अगर थोड़ा और वक्त मिल जाए तो वो पूरे शहर का ओपिनियन जल्दी से इकट्ठा कर लेगा। स्ट्रैटेजी समझने के बाद गायस ने थोड़ी देर वेट करने का फैसला कर लिया, क्योंकि सीधा अटैक करना उसके लिए भी नुकसानदायक हो सकता था। इसलिए लॉर्ड को शहर वापस जाकर सरेंडर के लिए सबको मनाने का मौका दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सलमा की आर्मी और कमी की इन्फेंट्री के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो चुकी थी। सिर्फ एक ही रात के अंदर सलमा ने अपने सोल्जर्स से अर्थ मैजिक का यूज करवाकर कमी के फोर्ट्रेस के सामने एक पूरा नया फोर्ट्रेस खड़ा कर दिया। रैट टेल वाली लड़की ने बताया कि ये सलमा का एक मास्टर प्लान था, जिसे वन नाइट कासल प्रोजेक्ट कहा जाता था। सच में सलमा एक अलग ही लेवल का इंसान था। वो हमेशा ऐसे काम करता था जिनका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। तीनों ड्यूक्स के साथ नेगोशिएशन फेल होते ही उसने तुरंत 10,000 इंपीरियल गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि एक नया फोर्ट्रेस बनाया जाए। इस फोर्ट्रेस को एक नया नाम भी दिया गया, लैंड का जायंट राइनो शिप। लेकिन यहाँ एक नया ट्विस्ट आ गया। कामी की ट्रूप्स ने अचानक कई बड़े बड़े कैनन्स निकाल लिए और सलमा के बनाए हुए फोर्ट्रेस पर हेवी बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। जैसे ही पहला शॉट चला, वैसे ही फोर्ट्रेस की दीवार में एक काफी बड़ा होल बन गया और उसके बाद तो लगातार गोलियां बरसने लगी, बिल्कुल बारिश की तरह। लेकिन तभी कहानी एक और इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। डार्क एल्फ ट्राइब के वॉरियर्स तुरंत सलमा की मदद के लिए वहां पहुंच गए। उनका एक ही गोल था, सलमा का एहसान चुकाना, क्योंकि उसने अर्थक्वेक के टाइम उनकी बहुत मदद की थी। एल्फ ट्राइब के जवान सच में जबरदस्त पावरफुल थे। सिर्फ अपने बोज और एरो से ही वो इतने बड़े कैनन बॉल्स को हवा में तोड़ दे रहे थे। उन्होंने मजाक में ये तक कह दिया कि ये कैनन बॉल्स तोड़ना तो ईगल्स को शूट करने से भी ज्यादा इजी लग रहा है। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए लॉर्विन ने कैवलरी को फोर्ट्रेस से बाहर निकालकर कामी की सारी आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। सोल्जर्स तूफान की तरह बाहर निकल पड़े। सबके अंदर एक अलग ही जोश था, एक अलग ही एनर्जी। उनका सिर्फ एक ही सपना था, उन लोगों को हराना जो उनकी शांति भरी जिंदगी को तोड़ने आए थे। फायर मैजिक का यूज करके उन्होंने कई कैनन्स को जलाकर खाक कर दिया। शुरुआत ही इतनी सॉलिड थी कि कामी की साइड बिल्कुल हिलाकर रह गई। उधर ड्यूक कामी का हाल भी काफी टेंस हो गया था जब उसके आदमी हार की खबरें लाकर देने लगे। उसके साथ चिपके करप्ट नोबल्स भी पैनिक मोड में आ गए। लेकिन कामी फिर भी कॉन्फिडेंट था। उसका मानना था कि सलमा किसी भी हालत में ये बैटल जीत नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 40,000 ट्रूप्स थे, जबकि सलमा के पास सिर्फ 10,000। दूसरी तरफ गायस शाम तक एंटीम्यूरा के लॉर्ड का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। गुस्से में उसने अपने सोल्जर्स को सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर देने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर देने वाला था, तभी एंटीम्यूरा का लॉर्ड भागता हुआ उसके सामने आ गया। गायस को यह सुनकर भयंकर गुस्सा आया कि लॉर्ड अब तक शहर के लोगों को सरेंडर के लिए कन्विंस नहीं कर पाया। इतना गुस्सा कि उसने अपनी तलवार निकालकर उस लॉर्ड का सिर काटने का सोच लिया। उसने कहा कि शहर के अंदर अब भी कुछ लोग एंड तक लड़ने के मूड में हैं और सरेंडर करने को तैयार ही नहीं। तभी लॉर्ड ने एक बड़े से गोल्ड के ढेर को सामने रखा और एक और दिन का वक्त मांगा। गायस ने गुस्से में एक शर्त रखी, अगले दिन दोपहर तक जब दो पेड़ों की परछाइयां आपस में मिलेंगी, तब तक गेट्स नहीं खुले तो सीधा फुल अटैक होगा। असल में ये सब डचेस वॉन्टर का प्लान था। उसने लॉर्ड को जानबूझकर गायस को बेवकूफ बनाने को कहा था, ताकि सलमा के लिए टाइम मिल सके। उसका मानना था वक्त सोने जितना कीमती है, और अगर सोने से वक्त खरीदा जा सके तो इससे बेटर डील और क्या हो सकती है। उधर कैस और हरू रात के खाने के वक्त सोल्जर्स के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। कैस को यह देखकर सच में खुशी हो रही थी कि हरू ने सलमा का साथ देने का फैसला किया था। दूसरी तरफ ड्यूक कैस्टर अपने फोर्ट्रेस में बैठकर सलमा की नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहा था। वो मान चुका था कि सलमा सच में एक जीनियस किंग है, लेकिन इस पॉइंट पर सरेंडर करना उसके लिए बेइज्जती से कम नहीं था। तभी कैस भागती हुई आई और रिपोर्ट दिया कि सलमा की आर्मी उनके फोर्ट्रेस के पास पहुंच गई है। लेकिन सब लोग तब बिल्कुल शॉक्ड रह गए जब उन्होंने देखा कि सलमा ने एक पूरी बैटलशिप के नीचे व्हील्स लगवा दिए थे और मॉन्स्टर्स से उसे खींचकर जमीन पर लाया जा रहा था। सलमा ने तुरंत कैस्टर को कॉल करके सीधा सरेंडर करने को कहा, लेकिन कैस्टर ने मना कर दिया। इसके बाद सलमा ने बिना डिले किए उस बैटलशिप से सीधा फोर्ट्रेस पर फायर कर दिया। कैस्टर जोर से हंस पड़ा और बोला, ये सलमा सच में कमाल का आदमी है, जो कोई सोच भी नहीं सकता वो करके दिखा देता है। बातचीत के बाद भी जब सरेंडर का कोई चांस नहीं दिखा, सलमा ने कॉल काट दी।
कैस्टर ने तुरंत काना को ऑर्डर दिया कि वो ड्रैगन राइडर्स के साथ एयरफोर्स लेकर काउंटर अटैक करे। लेकिन जैसे ही काना ने अटैक शुरू किया, बैटलशिप के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दे दी। काना ने ऊपर से बॉम्ब्स गिराने का ऑर्डर दिया, लेकिन सलमा की आर्टिलरी ने पहले ही काउंटर फायर कर दिया। अटैक इतना सडन था कि काना को सिर्फ एक ही ऑर्डर देना पड़ा, सब डिस्पर्स हो जाओ। तभी काना को एक चीज समझ आई, इस मशीन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट इसके व्हील्स थे। उसने तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि सारा फोकस वहीं पर लगाया जाए। अंदर ही अंदर काना को थोड़ा दुख भी हो रहा था। वो सोच रही थी कि काश ये सब एज एलाइज होता, ना कि एक दूसरे के एनिमीज बनकर। आखिरकार काफी मेहनत के बाद काना और उसकी एयरफोर्स ने बैटलशिप के कैनन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जब वो लोग बैटलशिप के अंदर घुसे तो सबके होश उड़ गए। अंदर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। तब काना को सच समझ आया, ये पूरी बैटलशिप असल में सलमा ने अपनी पपेट कंट्रोल टेक्निक से ऑपरेट की थी। और इसी के साथ काना को रियलाइज हो गया कि वो पूरी तरह से सलमा के जाल में फंस चुकी है। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चलो अब सब्सक्राइब कर भी दो। सलमा ने जानबूझकर ये पूरा प्लान बनाया था ताकि वो एयर स्क्वाड को बाहर ले और कर सके। और जैसे ही उनका फोकस वहां गया, सलमा और बाकी सब चुपके से कैस्टर के फोर्ट्रेस के अंदर घुस गए, सीधा उससे फेस टू फेस फाइट करने के लिए। इस वक्त कैसल के अंदर एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था, जहां सलमा और कैस्टर आमने सामने खड़े थे। सलमा ने कैस्टर से सीधा कहा कि बिना लड़ाई के सरेंडर कर दे ताकि अननेसेसरी ब्लडशेड ना हो, लेकिन कैस्टर ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत मना कर दिया। इसके बाद सलमा के ऑर्डर पर आयशा ने अपनी सोर्ड निकाली और कैस्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन कैस्टर कोई नॉर्मल फाइटर नहीं था, वो एक ऐसा वॉरियर था जो सदियों से जिंदा था और उसका एक्सपीरियंस आयशा से कहीं ज्यादा था। इस वजह से आयशा को उसे फेस करने में काफी डिफिकल्टीज आने लगी। फाइट के बीच आयशा ने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वो किंग से बहुत प्यार करती है और हमेशा सलमा और प्रिंसेस के साथ रहना चाहती है। कैस्टर ने उसकी लॉयल्टी की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अभी वो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में है, इसलिए पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करें। इतना कहकर कैस्टर ने जोर से स्वॉर्ड स्विंग की और आयशा को हराने की कोशिश की, लेकिन तभी सलमा ने अपना पपेट कंट्रोल करके तुरंत आयशा की मदद के लिए भेज दिया और लिसिया भी सपोर्ट के लिए आगे आ गई। इस कंबाइंड अटैक के बाद आयशा को फाइनली एक परफेक्ट चांस मिला और उसने एक फेटल ब्लो देकर कैस्टर को डिफीट कर दिया। कैस्टर जमीन पर गिरा हुआ था और अपनी आखिरी स्टबन बातें बोल रहा था। उसने कहा कि उसने आखिरी पल तक पूरी ताकत से लड़ा, इसलिए उससे अपनी हार का कोई रिग्रेट नहीं है। कैस्टर के हारते ही लिसिया ने उससे समझाया कि सलमा एक अच्छा और सच्चा किंग है और उसके अगेंस्ट जाना गलत था। तभी सलमा की नजर बाहर गई, जहां उसने एक मोटा सफेद स्मोक उड़ता हुआ देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी बैटलशिप ब्लास्ट हो चुकी है और एनिमी एयरफोर्स वापस लौट रही है। अब सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होने वाली थी, इसलिए कैस्टर के गले में एक स्लेव कॉलर पहना दिया गया, जो अगर वो सलमा के अगेंस्ट कुछ करे तो उसका गला कस सकता था। लिसिया को यह करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कैस्टर के बिट्रेल के बाद ये नेसेसरी हो गया था। तभी काना वहां पहुंची और अपने पिता को कॉलर पहने देखकर शॉक हो गई। गुस्से में उसने अपनी स्वॉर्ड निकालकर सलमा पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लिसिया ने तुरंत उसे रोक दिया। अपने पिता की हार देखकर काना को समझ आ गया कि अब फाइट करना बेकार है, इसलिए उसने भी सरेंडर कर दिया और फिर उसे भी अपने पिता की तरह कॉलर पहनाना पड़ा। इसके बाद सलमा ने थोमा की तरफ देखकर कहा कि अब से वो एयरफोर्स का जनरल होगा और इंपीरियल गार्ड्स के अंडर एयर यूनिट को लीड करेगा। थोमा ने तुरंत ऑर्डर फॉलो किया और पूरी एयरफोर्स को लेकर सीधा कमाई के फोर्ट्रेस की तरफ निकल गया। लिसिया ने एक दोस्त होने के नाते सलमा से कहा कि काना को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना ले ताकि वो पनिशमेंट से बच सके, लेकिन सलमा ने साफ मना कर दिया। उसका मानना था कि किंग के अगेंस्ट रिबेल करना एक बड़ा क्राइम है और कानून सब पर बराबर लागू होता है। इसी बीच एयरफोर्स ने कमाई के फोर्ट्रेस पर हैवी बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया और ज्यादा देर तक टिकना पाने की वजह से कमाई को आखिरकार हार मानकर सरेंडर करना पड़ा। उसने अपनी साइड के सारे करप्ट नोबल्स को भी अरेस्ट करवाकर सलमा के हवाले करवा दिया। कमाई ने खुद भी कैस्टर की तरह स्लेव कॉलर पहन लिया, ये दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह सरेंडर कर रहा है। थोड़ी देर बाद सलमा और बाकी सबको कमाई की तरफ से ऑफिशियल सरेंडर की न्यूज मिल गई, लेकिन कमाई तब शॉक हुआ जब उसे पता चला कि सलमा अपनी आर्मी लेकर सीधा वेस्ट की तरफ मार्च कर रहा है। असल में सलमा का टारगेट सिर्फ सिविल वॉर जीतना नहीं था, बल्कि उससे भी बड़े एनिमीज को हैंडल करना था। कमाई हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि अब प्रिंसेस और किंग को मिलकर इस पुरानी दुनिया को नया रूप देना होगा। असल सच ये था कि करप्ट नोबल्स ने बाहर से मर्सनरीज हायर करके सलमा को डिपोज करने की प्लानिंग की थी और कमाई ने रिबेल होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके पकड़ सके। अब कमाई अपने कमरे में अकेला बैठा था, शायद ये उसके यहाँ के आखिरी पल थे। उसने वो वाइन की बोतल खोली जो कभी किंग अनबैक ने उसे गिफ्ट की थी। उसे सिर्फ एक ही दुख था कि वो प्रिंसेस लिसिया को शादी के सबसे खूबसूरत ड्रेस में कभी नहीं देख पाया। ये सब प्लान्स हरू के पिता ने सीक्रेटली सलमा को रिपोर्ट किए थे
और ये भी क्लियर हो गया कि काना और उसके पिता कैस्टर को इस असली कंस्पिरेसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ गैरियस और जूलियस आधा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन एंटिमीरा से सरेंडर का कोई साइन नहीं आया। जैसे ही वो फाइनल अटैक का ऑर्डर देने वाले थे, तभी उन्होंने वैंटर को शहर की दीवार पर खड़ा देखा। उसी वक्त जूलियस को समझ आ गया कि वैंटर शायद सलमा के साथ मिल चुकी है। उसने तुरंत कहा कि यह पूरा सीन एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए हमें तुरंत रिट्रीट करना चाहिए। तभी वैंटर ने अपनी मैजिक यूज करके एक जायंट स्क्रीन बना दी, जिससे गैरियस और सलमा डायरेक्ट बात कर सके और शहर के लोग भी सब कुछ सुन सके। सलमा ने साफ साफ कहा कि उसने अपने किंगडम का सिविल वॉर तो खत्म कर दिया है, लेकिन अभी अपनी तलवार नहीं रख सकता, क्योंकि अमीडोनिया का डची मौका देखकर उसके देश पर अटैक कर रहा है। ये बात सुनते ही शहर के लोग पूरी तरह पैनिक हो गए और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सलमा ने खुलेआम डची ऑफ ओमिडोनिया और वहां के ड्यूक्स पर एक बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि ये लोग जानबूझकर सलमा और 3 ड्यूक्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, ताकि पूरा फायदा सिर्फ उन्हें मिले। सलमा ने शहर के लोगों से सीधा सवाल किया कि क्या उन्हें बिना सजा दिए छोड़ देना चाहिए या उनके एक्शंस माफी के लायक हैं भी या नहीं, और जवाब बिल्कुल क्लियर था, नहीं। इसके बाद सलमा ने पूरी मजबूत आवाज में डिक्लेयर कर दिया कि किंगडम ऑफ एल्फ्रेडन अब ऑफिशियली डची ऑफ डोमिडोनिया के अगेंस्ट वॉर शुरू करेगा। शहर के बाहर खड़ा गायस ये सुनकर गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि सलमा सिर्फ एक छोटा सा लड़का है जो 3 जनरेशंस के रॉयल सपने को बारबेरिक कहने की हिम्मत कर रहा है। तभी सलमा ने गायस को डायरेक्ट जवाब दिया। उसने कहा कि अब वो अपनी आर्मी लेकर वेस्ट की तरफ मार्च कर रहा है और उसका अगला टारगेट होगा डची ऑफ ओमिडोनिया की कैपिटल। सलमा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जब तक गायस यहाँ शहर के बाहर वक्त बर्बाद कर रहा है, तब तक उसकी आर्मी जाकर ओमिडोनिया को पूरी तरह जलाकर रख देगी। उसने ये भी कहा कि गायस का एल्फ्रेडन पर अटैक करना एक सीधा इन्वेजन था, इसलिए अब वो पूरे एल्फ्रेडन के लोगों की तरफ से ओमिडोनिया के अगेंस्ट ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करता है। ये सुनकर गायस एकदम पैनिक हो गया। उसने तुरंत अपने सारे ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी वापस मुड़कर अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करें। इसी बीच जोरोवा के बटलर ने उसे ये खबर दी कि सलमा की आर्मी ओमिडोनिया पर अटैक करने के लिए निकल चुकी है। गायस अपनी आर्मी के साथ एक डेंजरस गॉर्ज क्रॉस करके वापस लौट रहा था, लेकिन जोरोवा को अब समझ आ गया था कि सलमा हमेशा उसके पिता से एक कदम आगे चल रहा है। उसने तुरंत गेस कर लिया कि वापस जाने का सबसे फास्ट रूट कौन सा होगा, और सलमा को भी ये बात अच्छे से पता होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सलमा ने पहले से ही उस रूट पर अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रखी थी, और जैसे ही ओमिडोनिया के ट्रूप्स वहां पहुंचे, वो सीधा ट्रैप में फंस गए। उन्हें रिएक्ट करने का जरा भी मौका नहीं मिला। लॉसेस इतने ज्यादा थे कि सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ओमिडोनिया ने शुरू में लगभग 5 लाख ट्रूप्स भेजे थे, लेकिन वापस आते वक्त एम्बुश में ही करीब 4 लाख सोल्जर्स खत्म हो गए। बाद में जैसे तैसे करके आर्मी को दोबारा ऑर्गेनाइज करके 2 लाख तक लाया गया, लेकिन जब वो प्लेन्स तक पहुंचे, तब तक पूरा एरिया किंगडम ऑफ एल्फ्रेडन के फ्लैग से भरा हुआ था। एक पल के लिए गायस को लगा कि उसकी कैपिटल पूरी तरह गिर चुकी है, लेकिन जूलियस ने तुरंत ध्यान दिलाया कि कैसल पर अभी भी डची ऑफ ओमिडोनिया के झंडे लगे हुए हैं। ये देखकर गायस को थोड़ी होप मिली और उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जल्दी से आगे बढ़कर इन दुश्मनों को हटाओ और कैसल तक पहुंचो। दूसरी तरफ सलमा को रिपोर्ट मिली कि गायस सीधा कैपिटल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। जैसे ही गायस अपनी बची हुई आर्मी लेकर वापस पहुंचा, सलमा की फोर्सेस ऑलरेडी वहां पहले से रेडी खड़ी थीं। सलमा ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी पूरी आर्मी को बैटल फॉर्मेशन में खड़ा कर दिया। जैसे ही फ्लैग्स 2 बार वेव हुए, सोल्जर्स तुरंत समझ गए और उन्होंने एक परफेक्ट वी शेप फॉर्मेशन बना ली। सेंटर में इंपीरियल गार्ड्स और कैवलरी थी, लेफ्ट साइड पर जनरल गिव्स था और राइट साइड पर प्रिंसेस लीसिया, जिसके साथ आयशा सपोर्ट के लिए रेडी थी। हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर फुल फोकस के साथ खड़ा था। ऊपर से सलमा और काना पूरा बैटलफील्ड ऑब्जर्व कर रहे थे और नीचे दोनों तरफ की आर्मीज एक दूसरे पर टूट पड़ी थीं। गायस के सोल्जर्स लगभग पूरी तरह थके हुए थे। इतने दिनों के सफर, एम्बुश और लॉसेस के बाद उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। इसलिए सलमा की फ्रेश और वेल प्लान्ड आर्मी ने उन्हें आसानी से एक क्रशिंग डिफीट दे दी। हर स्क्वाड को सिर्फ हल्की सी स्ट्राइक से ही हरा दिया जा रहा था। ऊपर खड़ा सलमा ये सब देखते हुए अपने थॉट्स में डूबा हुआ था। काना उसके पास आई और बोली कि वो किसी चीज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जैसे उसका दिमाग कहीं और हो। सलमा हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला कि ये किंग का काम सिर्फ बैटल के पहले और बाद का होता है। उसने मजाक में ये भी कहा कि अगर उसकी आर्मी हार जाती तो शायद उसे अपना सिर देकर जनरल्स के लिए माफी मांगनी पड़ती। ये सुनकर काना एकदम चौंक गई और पूछा कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता। तब सलमा ने अपना मुंह ढककर कहा कि शायद वो एक असली किंग की तरह बिहेव ही नहीं करता। उसने सीधे मान लिया कि वो असल में एक कावर्ड इंसान है।
सलमा ने कहा कि वो मरना भी नहीं चाहता और ना ही ये देखना चाहता है कि उसके सोल्जर्स उसकी वजह से मरे। उसने बताया कि ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी वॉर है जिसे वो खुद कमांड कर रहा है और बैटलफील्ड का ये सीन देखना उसके लिए इमोशनली बहुत टफ है। उधर गायस ने अपने बेटे जूलियस को ऑर्डर दिया कि वो तुरंत यहाँ से भागकर अपनी जान बचाए। जूलियस अपने पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन रॉयल लीनिएज बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। गायस ने फैसला किया कि वो खुद यहीं रुककर सलमा की आर्मी से लड़ेगा ताकि जूलियस के लिए एक सेफ एस्केप रूट बन सके। लेकिन जूलियस ने कहा कि वो यहीं रुककर दुश्मन को रोकने की कोशिश करेगा ताकि उसका पिता बच सके। गायस ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि सलमा का असली टारगेट सिर्फ उसका सिर है। अगर वो मारा गया तो ओमिडोनिया के कंजर्वेटिव फैक्शंस अपने आप कोलैप्स कर जाएंगे। जूलियस को यकीन नहीं हो रहा था कि सलमा सिर्फ उसके पिता को खत्म करने के लिए इतनी दूर तक आ गया है। गायस ने और ज्यादा बहस ना करते हुए सीधा ऑर्डर दिया, तुरंत यहां से निकल जाओ। भारी दिल के साथ जूलियस ने आखिरकार अपने पिता की बात मान ली। जाने से पहले उसने अपने पिता से आखिरी बार माफी मांगी और फिर घोड़े को मोड़कर कैपिटल की तरफ भाग गया। उसके जाते ही किंग गायस ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और पूरी ताकत के साथ सलमा पर सीधा अटैक करने के लिए निकल पड़ा, सिर्फ एक ही टारगेट के साथ, किंग सलमा का सिर। सोमर को अचानक न्यूज मिलती है कि एमिडोनिया की मेन फोर्स पीछे से विड्रॉ कर चुकी है और किंग गायस अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि जो उसका है उसे वापस ले सके। जैसे ही सोमा को ऑर्डर मिलता है, कन्ना अपने विंग्स फैलाकर सीधा बैटल के लिए उड़ जाती है। उधर लॉर्वेन एक स्क्वाड को लीड कर रहा होता है। जैसे ही उसने देखा कि सामने किंग गायस खड़ा है, उसने अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी ताकत से स्पीयर सीधा उसके सीने में मार दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था, वो असली किंग नहीं, सिर्फ एक बॉडी डबल निकला। इसी बीच कन्ना बिना देर किए असली गायस से सीधा लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। गायस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ किंग सोमा का सर है। वो यहीं पर अपनी 3 जनरेशंस की इच्छा पूरी करेगा। उधर कन्ना भी पूरे जोश के साथ ही डिसाइड कर लेती है कि वो गायस का सर काटकर सोमा के सामने प्रेजेंट करेगी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। गायस ने कन्ना को काफी इजीली ओवरपावर कर दिया, चाहे वो एक ड्रैगन ह्यूमन ही क्यों ना हो। ये देखकर सोमा को मजबूरन अपने पपेट को कंट्रोल करके बीच में लाना पड़ता है ताकि वो कन्ना की मदद कर सके। पपेट को देखते ही गायस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो किसी मामूली पपेट से कभी नहीं हारेगा। थोड़ी ही देर बाद सोमा खुद कुछ सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सीधा गायस के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है, तो तुम ही हो गायस 8th जिसने मेरे किंगडम को बर्बाद करने की कोशिश की। ये सुनते ही गायस घमंड के साथ जवाब देता है कि एल्फ्रेडिन असल में एमिडोनिया का ही टेरिटरी था, तो अपनी ही जमीन पर कदम रखने में शर्म कैसी। इतना कहकर वो सीधा सोमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पपेट उसका रास्ता रोक लेता है। सोमा तुरंत कन्ना को ऑर्डर देता है कि एफिजी को जला दो। कन्ना एक पावरफुल फायर टाइप अटैक लॉन्च करती है, जिससे पपेट और गायस दोनों एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ उड़ जाते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट का असर कन्ना पर भी पड़ता है और वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। भागता हुआ सोमा उसके पास आता है, लेकिन कन्ना उससे देखते ही डांट देती है। कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो लाइसिया का क्या होता। दोनों की नजर फिर से गायस की तरफ जाती है। जख्मी होने के बावजूद गायस फिर भी खड़ा हो जाता है। वो लड़खड़ाता हुआ सोमा की तरफ बढ़ता है और बोलता रहता है कि उसका सपना अब भी जिंदा है और वो एमिडोनिया के गल्फ के लिए लड़ता रहेगा। लेकिन इस बार सोमा के आर्चर्स को मजबूरन एरोस की बारिश करनी पड़ती है ताकि गायस को पूरी तरह रोका जा सके। गिरते गिरते भी वो अपनी तलवार पूरी ताकत से फेंकता है, जो सीधा सोमा के सामने जाकर गिरती है। जैसे ही आर्मी को पता चलता है कि उनका किंग हार चुका है, वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। जब जोरोवा को ये न्यूज मिलती है कि उसके पिता सैक्रिफाइस हो चुके हैं, वो दर्द और सैडनेस में टूट सी जाती है और इसी के साथ सोमा ने ऑफिशियली पूरे एमिडोनिया किंगडम पर कब्जा कर लिया होता है। अभी सोमा और बाकी सब एमिडोनिया के कैसल में मौजूद होते हैं। लाइसिया हॉल को देखकर हैरान रह जाती है और मानती है कि यहाँ का डेकोरेशन उनके अपने देश से भी ज्यादा स्प्लेंडेड है। वो थोड़ा शक के साथ सोमा से पूछती है कि क्या उसने एमिडोनिया को कॉन्कर करने का प्लान पहले से ही बना रखा था। ये सुनते ही सोमा का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो तुरंत एक्सप्लेन करता है कि जब बॉर्डर एरिया में मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे थे, तभी से उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। उसने सोचा था कि बॉर्डर के पास जंगल में सोल्जर्स को क्यों भेजा जा रहा है। बाद में पता चला कि वो सोल्जर्स नहीं बल्कि फायर मॉन्स्टर्स थे। किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त सोमा का पपेट वहां मौजूद था और उसने एक छोटी लड़की को बचा लिया, वरना सिचुएशन काफी खराब हो सकती थी। सोमा आगे बताता है कि उन फ्लेम पायरोस का असल मकसद विलेजेस को इवैक्यूएट करवाना था। उसी वक्त लॉर्विन आकर इन्फॉर्म करता है कि जूलियस सीधा वेस्ट की तरफ भाग गया है ताकि ग्रैंड एम्पायर से मदद मांग सके। क्योंकि एमिडोनिया एम्पायर का एलाई था, इसलिए एम्पायर का यहां आकर इंटरवीन करना ऑलमोस्ट पक्का था।
सोमा थोड़ा टेंशन में कहता है कि नए कंट्री को संभालना आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर ऑफिशियल्स ही नहीं बचे हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि कुछ ऑफिशियल्स को यहाँ ट्रांसफर किया जाए। उधर एमिडोनिया के लोग एल्फ्रेडिन के खिलाफ काफी रिजेंटमेंट फील कर रहे थे क्योंकि उनका देश अब उनके हाथ से निकल चुका था। तभी पोंचो रिपोर्ट देता है कि स्टेट ट्रेजरी का हाल बहुत बुरा है, न तो बजट बचा है न फूड सप्लाईज, लेकिन वेपन्स के गोदाम पूरे भरे पड़े हैं। सोमा तुरंत डिसीजन लेता है कि वेपन्स को बेचकर पैसा जमा किया जाए और उसी पैसे से लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जब तक कैसल के अंदर की सिचुएशन स्टेबलाइज ना हो जाए। ये सुनकर पोंचो नर्वस हो जाता है, पसीने में तरबतर होकर कहता है कि जैसे ही सब सेफ होगा वो ये काम तुरंत शुरू कर देगा। इस तरफ जैसे ही टर्न मिला, डिसिप्लिन फॉलो करने वाले सोल्जर्स का एक्साइटमेंट काफी हाई हो गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक ही बार में पूरा अमीडोनिया टेरिटरी कंट्रोल कर सकते हैं। सोमा ने कामली समझाया कि अभी सिर्फ लड़ाई जीत लेना काफी नहीं है, अगर एम्पायर ने बीच में इंटरफेयर किया तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। एम्पायर का नाम सुनते ही लीसिया थोड़ी पैनिक हो गई। सोमा ने उसे समझाया कि उसे पूरा यकीन है कि एम्पायर जरूर इंटरवीन करेगा, लेकिन एग्जैक्ट कब और कैसे ये कहना मुश्किल है। अमीडोनिया ने ह्यूमन डिक्लेरेशन साइन किया था और उस अग्रीमेंट के मुताबिक अगर किसी ह्यूमन नेशन पर जबरदस्ती कब्जा होता है तो एम्पायर चुपचाप देख नहीं सकता। उस डिक्लेरेशन का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज ये था कि किसी भी ह्यूमन नेशन की बॉर्डर्स को फोर्स से चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो एम्पायर बिना सोचे समझे पनिशमेंट देने के लिए रेडी हो जाता है। सोमा को अच्छे से पता था कि इस डिक्लेरेशन में एक लूप होल भी है, इसीलिए उसने पहले कभी उस एग्रीमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसने सबको ऑर्डर दिया कि जब तक एम्पायर यहां तक पहुंचता है तब तक पोस्ट वॉर मैटर्स को जल्दी से जल्दी हैंडल कर लिया जाए। लॉर्विन और उसकी आर्मी जहां जहां से गुजर रही थी वहां के लोग थोड़ा डर के मारे दूर हट जाते थे। उसी बीच यूना नेवी यूनिफॉर्म पहनकर अमीडोनिया की कैपिटल आई ताकि सोमा से मिल सके। जैसे ही लीसिया ने सोमा और यूना को काफी फ्रेंडली तरीके से बात करते देखा, उसके चेहरे पर हल्का सा जेलसी का एक्सप्रेशन आ गया। लीसिया का मूड देखकर आयशा तुरंत उसके पास आई और उसका सर हल्का सा थपथपाकर उसे कंसोल करने लगी। सोमा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। उसने कहा कि उसने यूना को यहाँ एक स्पेशल प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए बुलाया है। लीसिया ये सुनकर काफी सरप्राइज्ड हो गई। उसके तुरंत बाद सोमा और आयशा ने इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस का यूज करके पूरे अमीडोनिया के लिए एक म्यूजिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में यूना के साथ साथ अमीडोनिया के लोकल सिंगर्स को भी परफॉर्म करने का मौका दिया गया। लोग ये सब देखकर काफी एक्साइटेड हो गए क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने देश में इस तरह का ओपन एंटरटेनमेंट देखा था। अमीडोनिया एक मिलिट्री स्टेट रहा था जहां लोगों की जिंदगी काफी कंट्रोल में रहती थी, लेकिन सोमा ने आकर सबको फ्रीडम दी कि वो अपनी मर्जी से जी सकें और अपनी पसंद के काम कर सकें। दूसरी तरफ ग्रैंड एम्पायर कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल मिलिट्री नेशन था और उसकी रूलर एक यंग एम्प्रेस थी जिसका नाम मारिया था। उसी वक्त एम्पायर में मारिया को न्यूज मिल चुकी थी कि एल्फ्रेडन ही अमीडोनिया पर कब्जा कर लिया है। मारिया को यह भी पता था कि असली लड़ाई की शुरुआत गायस ने की थी, सोमा ने नहीं। इसीलिए मारिया ने अपनी छोटी बहन जेन को अमीडोनिया भेजा ताकि वो सोमा के साथ पीसफुली नेगोशिएशन कर सके। सोमा की नई पॉलिसीज की वजह से अमीडोनिया के लोगों की लाइफ काफी इंप्रूव होने लगी थी। ये सब देखकर जोरोवा को भी लगने लगा कि अब जूलियस कभी अमीडोनिया वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि सोमा ने लोगों को एक नया और बेटर फ्यूचर दे दिया था। सोमा ने पैंचो को ऑर्डर दिया कि शहर के गरीब लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। साथ ही उसने यूना और टोमो को डिस्गाइज करके शहर का इंस्पेक्शन करने के लिए अपने साथ ले गया। यूना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ी मस्ती भरी फ्लर्टिंग भी की, क्योंकि उसके मन में यह ख्याल था कि शायद एक दिन वो सोमा की कॉन्क्यूबाइन बन सकती है। सोमा ने टोमो को एक नया पेयर ऑफ शूज खरीद कर दिया, जिससे वो छोटी लड़की खुशी के मारे ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। उसके बाद सोमा ने यूना को एक हेयर पेन गिफ्ट किया ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके जो उसने हर सिचुएशन में सोमा का साथ दिया था। थोड़ी देर बाद तीनों एक पेड़ के नीचे बैठकर शांति के पल एंजॉय करने लगे। अभी वो ठीक से बैठे भी नहीं थे कि अचानक जेन वहां आ पहुंची और सोमा से बात करने लगी। सोमा ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही लड़की है जिसे एम्पायर ने अमीडोनिया को वापस लेने के लिए भेजा है। जेन ये देखकर काफी इंप्रेस थी कि कैसे सोमा ने एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री स्टेट को इतनी जल्दी एक डेवलपिंग कंट्री में बदल दिया। उसे ये देखकर भी हैरानी हुई कि सोमा ने इमेज ट्रांसमिशन डिवाइस का इतना स्मार्ट यूज करके लोगों तक इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पहुंचाया। लेकिन जेन ने साफ कहा कि ह्यूमन डिक्लेरेशन के कानून के हिसाब से उसे अमीडोनिया को वापस जूलियस के हवाले करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने सोमा को प्रॉपर नेगोशिएशन के लिए इनवाइट किया और वहां से चली गई। कैसल वापस आते ही सोमा ने आयशा को एक लिपस्टिक गिफ्ट की जो उसने मार्केट से खरीदी थी। ये देखकर लीसिया को थोड़ी और जेलसी फील हुई, इसलिए सोमा ने तुरंत उससे काफी ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट कर दिया। आखिर में सोमा ने अपने मन में पक्का फैसला कर लिया कि चाहे दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो अपनी इस नई फैमिली और अपने लोगों की हर हाल में रक्षा करेगा।